या हम देखते हैं कि मूल रूप से जो अभी जिसको आप अमेरिकन समझते हैं वो भी अमेरिकन थोड़ी ही है। यहाँ जो हुआ करते थे या जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की जो मूल जातियां होती वो थोड़ी होती है, जो बाद में आते हैं वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि प्रभावी होते हैं और उस जगह को बदलते हैं, उस जगह में एड ऑन करते हैं, उसको अपना मान। जैसे आप, मैंने हमेशा देखा है कि पूर्णिमा नाथ जी को अभी भारतीय दर्शक जब देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे भारतीय हैं, लेकिन वो अमेरिकी हैं, पूरी तरह से भीतर से महसूस करती हैं। हमारे घर के भी बच्चे हैं जो अमेरिका में पैदा हुए, वो अपने आप को अमेरिकी फर्स्ट मानते हैं, लेकिन हमारी सोच भारतीय होने के नाते थोड़ी सी अलग होती है। अच्छा, हमारी टीम है, उसने बहुत सारे पैकेजेस भी तैयार किए हैं। अभी मोदी जी आ जाएंगे तो उसके बाद में वो पैकेजेस नहीं चल पाएंगे, तो मुझसे बार बार कहा जा रहा है कि वो रिपोर्ट्स जरा चला ली जाए। तो आप लोग भी सुनिए, जो इन लोगों ने तैयारी की है वो थोड़ा देखें क्या पैकेजेस हैं। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका पहुंचते ही तुलसी गबार्ड से उन्होंने मुलाकात की। तुलसी गबार्ड हाल ही में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात कई मायने में खास रही। कैसे, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। इस मुलाकात से पीएम मोदी ने इशारों में साफ कर दिया कि भारत दुनिया भर में हिंदू पंथों की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेगा। तुलसी गबार्ड की नियुक्ति से भारत को अमेरिका की नीतियों में अधिक भागीदारी मिलने की संभावना है। खासतौर से दक्षिण एशियाई मामलों में मोदी और गबार्ड ने भारतीय संस्कृति, योग और वैश्विक शांति के मुद्दों पर भी चर्चा की। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर पद पर आने के बाद तुलसी गबार्ड और पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात रही, लेकिन पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं। साल 2014 से लेकर अभी तक कई बार पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात हो चुकी है। अब इस मुलाकात को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका के सिस्टम में जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस का पद है, ये करीब 2 दशक पुराना पद है। अमेरिका में इसका बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि ये अंदरूनी सुरक्षा और पूरे विश्व में इंटेलिजेंस गैदरिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तुलसी गबार्ड भी भारत के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था रखती हैं और वो हिंदू धर्म के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण में भी विश्वास रखती हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare। खास बात यह है कि जब तुलसी गबार्ड ने कांग्रेस में शामिल होने की शपथ ली थी, तो वो पहली महिला थी जिसने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। तुलसी गबार्ड ने हमेशा धार्मिक आतंक का विरोध किया है, वो चाहे बांग्लादेश हो, मिडिल ईस्ट हो या फिर हिंदुओं पर हो रहे हमले हो, उन्होंने हमेशा इस पर विरोध दर्ज कराया है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रही तुलसी गबार्ड एक सैन्य अधिकारी रह चुकी हैं। गबार्ड इराक और कुवैत में काम कर चुकी हैं। तुलसी गबार्ड ने अमेरिका में हिंदुओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। बता दें कि साल 2022 में तुलसी गबार्ड डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गई थी। ट्रंप ने चुनावी बहस में कमला हैरिस को हराने के लिए तुलसी से मदद भी मांगी थी। तुलसी गबार्ड खुद को हिंदू बताती हैं, लेकिन वो भारतीय मूल की नहीं है। तुलसी की मां कैरन ने हिंदू धर्म अपना लिया, जबकि उनके पिता रोमन कैथोलिक ईसाई थे। हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण ही तुलसी की मां ने इनका नाम हिंदू नाम रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़ा दिलचस्प था ये, सचमुच अच्छी तैयारी थी हमारी टीम की जो उन्होंने इस बारे में जाने। हालांकि थोड़ा कुछ हम इस बारे में जानते भी हैं। मैं संजीव जी के पास जाऊं उससे पहले एक बहुत संक्षिप्त कमेंट पूर्णिमा जी आपका। ये हिंदुत्व को आप कितना मजबूत पाती हैं? हम एक प्रखर राष्ट्रवाद या हिंदुत्व को यहाँ आजकल भारत में देखते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या ऐसी कोई स्थिति देखते हैं या सिर्फ ये भारतीय मीडिया में? पूर्णिमा जी से बात करेंगे, लेकिन संजीव जी, जियोपॉलिटिक्स में आप इस मुद्दे को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये जो हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी या इंडियन मूल की कम्युनिटी का अमेरिका में मजबूत होना, ये इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण है और हिंदू धर्म, सभ्यता, संस्कृति ये प्राचीनतम है और जो जाहिर है कि हमारे जो वेद हैं वो प्राचीनतम ग्रंथ कहे जाते हैं
और ये जो जैसे जिसके हम सनातन की बात करते हैं, तो ये जाहिर है कि एक वे ऑफ लाइफ के तौर पर भी इसे देखा गया है। हमारे कोर्ट्स के द्वारा इसे एक वे ऑफ लाइफ के रूप में बताया गया है, और ये एक सभी को सर्वसमाहित करने वाली एक सोच है, और एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करने वाली एक विचार पद्धति भी है। और जाहिर है कि इसका एक विशेष महत्व पूरे विश्व के लिए है। और आप इस संदर्भ में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रवीण जी। इस संदर्भ में मैं स्वामी विवेकानंद, जो कि शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में धर्म संसद में जाकर क्या बढ़िया उदाहरण दिया आपने। जब उन्होंने हिंदू धर्म के और सभ्यता की संस्कृति की बात रखी, तो अमेरिका के लोगों ने जो है एक लंबे समय तक उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया था, और पूरे हिंदू धर्म की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, गौरव और उसका जो आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जो महत्व है, वो पूरी दुनिया ने जाना था। तो आज एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में अनेक साजिशकर्ताओं के द्वारा सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की आतंकी साजिश रची जा रही है, और अनेक आतंकियों के द्वारा किस तरीके से धर्मों के बीच में आपस में हिंसा, वैमनस्य, घृणा फैले, उसकी साजिशें रची जा रही हैं। ऐसे में जो हिंदू धर्म की जो एक सर्वसमाहित करने वाली वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, और एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन जिसकी की बात स्वामी विवेकानंद ने की थी, और धर्म संसद में अनेक धर्मों के लोग आए थे और सभी के साथ उन्होंने एक डायलॉग स्थापित किया था, डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की बात की थी। उस संदर्भ में मैं आज के परिप्रेक्ष्य में जो आपने सवाल किया है, मैं हिंदू धर्म की एक बहुत ही बड़ी भूमिका देखता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाने में जो भारत के हिंदू धर्म, सभ्यता और संस्कृति का जो गाइडेंस है, जो सनातन धर्म का जो गाइडेंस है, वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और मैं आने वाले समय में भारत की तरफ से, और जो हम जब कहते हैं कि ये विश्व गुरु की भारत भूमिका निभाएगा, तो ये बात, इसमें एक आधार है इसका, और इसका एक बहुत ही बड़ा विजन है कि भारत विश्व गुरु की भूमिका में हमेशा से पहले भी रहा है, और वर्तमान समय में जो किन्हीं कारणों की वजह से, अनेक साजिशों की वजह से, वो जो भारत की जो भूमिका थी, जो डिजर्विंग प्लेस था, वो कहीं न कहीं जो है उसमें कोई जो गिरावट आई है, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने में भारत का जो वर्तमान भारत है, आज का जो एक समृद्ध भारत है, उसमें प्रयासरत है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो एक वैश्विक भूमिका है, उसको निभाने में जो हिंदू धर्म, सभ्यता, संस्कृति की जो आध्यात्मिक जो गाइडेंस है, वो बड़ी भूमिका निभाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अरविंद जी, हिंदुत्व को कैसे लिया जाता है अमेरिका में? देखिए, अमेरिका में हिंदुत्व को जो इंडिया से आए हुए लोग हैं वो तो फॉलोवर हैं ही हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पर। अभी पिछले दिनों, लास्ट मंथ की बात है, कि एक मैं परिवार से मिला जो कि फिजी से यहाँ पे आए हुए हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, फिजी से आए हुए हैं, लेकिन उनके अंदर हिंदुत्व की भावना, हिंदू धर्म के प्रति उनकी लगन, सोच, विचार बहुत ही गहराई से जुड़े हुए मैंने देखे। फिर बाद में मुझे पता चला कि उनके बेटा और लड़की अभी फिलहाल लास्ट मंथ वृंदावन में वो पहुंच गए हैं, और इस्कॉन टेम्पल में वो रह रहे हैं। वो 1 साल तक रहेंगे। मैंने पूछा, आप क्यों जा रहे हैं इंडिया? आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी इस्कॉन है और बाकी टेम्पल भी है। बोले नहीं, मुझे वहाँ रहना है, वहाँ देखना है, और वहाँ पूरी तरह से समर्पित होकर मुझे सीखना है हिंदू धर्म के बारे में। जबकि वो इंडिया ओरिजिन के हैं, इंडिया में पैदा नहीं हुए। उनके जो पूर्वज थे वो फिजी से हैं, फिजी से वो इंडिया ओरिजिन के जरूर हैं। फिजी, इंडिया से फिजी गए, फिजी से फिर वो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन वो यहाँ पर आई। तो हिंदू धर्म के प्रति देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा कुछ किए जाने की जरूरत है। जो यहाँ इंडिया ओरिजिन से लोग आते हैं, मैंने ये देखा है, उनके अंदर है, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं करते चीजों को थोड़ा जितना करना चाहिए। वो कुछ लोग रिजर्व टाइप के रहते हैं, कुछ लोग अलग तरह से देखते हैं चीजों को, लेकिन किए जाने की जरूरत है अगर किया जाए तो। जी, ये बड़ा आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर बताया। अजीत, जब आप मेहमानों को भी सुन रहे थे, सभी को आपने सुना है, तो मुझे बताएं कि ये वाला एजेंडा हम भारत में देखते हैं, सनातन को लेकर एक जागृति का दौर चल रहा है, ऐसा माना जाता है।
चाहे हम राम मंदिर पिछले साल की शुरुआत देखें, महाकुंभ इस साल की शुरुआत देखें, और थ्रू आउट द ईयर्स भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक मुद्दा रहता है जिसमें हम हिंदुत्व की जागृति या सनातन की जागृति के विषय में देखते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अमेरिका के दृष्टिकोण से, अमेरिका में रहने वाले भारतीय, और जब भारतीयों की बात आती है अमेरिका में रहने वाले भी, तो भी आप देखिए हिंदू भारतीयों की बात ज्यादा आती है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है प्रवीण जी। सबसे अहम बात ये कि महाकुंभ अभी चल रहा है और 13 जनवरी से शुरू हुआ है, 26 फरवरी तक चलेगा। 50 करोड़ के लगभग लोग आ चुके हैं, 500 मिलियन, इतनी पॉपुलेशन नहीं है अमेरिका की। और आप देखिए कि जहाँ तक मैंने पहले भी कहा कि चूंकि इस समय अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कम्युनिटी है वो इंडियन कम्युनिटी है। वो चाहे बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे और भी जो भी क्षेत्र हैं, हर जगह भारतीयों का डोमिनेंस है। और ये बात अमेरिकी लोगों को कहीं ना कहीं खटकती है कि हमारे जो जॉब्स हैं, जो बड़ी जॉब्स हैं, सब इंडियंस के पास जा रहे हैं। तो ऐसे में एक चीज़ और देखने वाली बात होगी कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 800 करोड़ है, जिसमें 250 करोड़ ईसाई हैं, 150 करोड़ मुस्लिम लोग हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं। और 100 करोड़ हिंदू में से 50 करोड़ हिंदू एक जगह इकट्ठा हो रहा है। और उसको देखकर काफ़ी विदेशी लोग हैं, अमेरिकी लोग हैं, वो कहते हैं कि अरे ये तो संभव ही नहीं है, ये कैसा धार्मिक आयोजन है, ये कैसा सांस्कृतिक समायोजन है कि जहां पर 50 आंकड़ा रखा आपने अजीत, आदमी फटाफट पूरी दुनिया का जो आंकड़ा रखा आपने वो बहुत दिलचस्प है। और इसी आंकड़े से मैं आगे बढ़ाऊं, बहुत अच्छे से आपने इस बात को रखा है, इसी आंकड़े से बात को आगे बढ़ाऊंगा। संजीव जी, इस पर थोड़ा सा तैयार रहिएगा। ये मुद्दा आप देख रहे हैं, बड़ा दिलचस्प मुद्दा है, इसको दर्शक सुनना भी चाहेंगे। आप भी थोड़ा सा ग्लोबली हिंदुत्व को या सनातन को कहां देखते हैं, और जब आप जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, तब यह मुद्दा कहां पर रहता है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन जैसा हम लगातार कुछ रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं, तो एक और रिपोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। पीएम मोदी ने ट्रंप सरकार में अहम भूमिका निभा रहे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। एलन मस्क पीएम मोदी से मिलने के लिए अपने बच्चों के साथ पहुंचे, तो वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। ये दोनों ही बहुत बड़े चेहरे हैं। तो तुलसी गबार्ड की हम बात कर रहे थे, लेकिन एलन मस्क भी उतना ही बड़ा चेहरा है। उनको लेकर भारत नहीं पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा होती है, और भारत में सोशल मीडिया का बड़ा दौर है, तो यहाँ पर एलन मस्क और ज़्यादा छा गए हैं। तो ये मुलाकातें क्या मायने रखती हैं, किस तरह की द्विपक्षीय वार्ता हुई, उसको भी एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप प्रशासन के तमाम प्रभावशाली हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनका परिवार भी साथ दिखा। वो अपने बच्चों के हाथों में हाथ डालकर पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें एआई और भारत में स्टारलिंक को लेकर हुई अहम बातचीत हुई है। स्टारलिंक ने काफी पहले भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। एलन मस्क को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने सरकारी दक्षता विभाग का नया प्रमुख नियुक्त किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की पहले भी कई मौकों पर मुलाकात हो चुकी है। पीएम ने 2015 में सैन जोस में टेस्ला फैसिलिटी का दौरा किया था। एलन मस्क से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजित डोभाल भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज के साथ एक सार्थक बैठक हुई, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्रों पर बातचीत हुई, जो भारत अमेरिका संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ट्रंप के साथ तो मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले एलन मस्क के साथ मुलाकात हुई। और ये बदला हुआ प्रशासन, बदली हुई दुनिया में अमेरिका में भी ये बदला हुआ प्रशासन है, जहां एलन मस्क एकदम से एक बड़ी भूमिका में देखने को मिल रहे हैं। पहले उन्हें आप एक रॉकेट साइंटिस्ट के तौर पर जानते थे, उसके बाद
ट्विटर जो बाद में एक्स हो गया की वजह से चर्चा में रहे, लेकिन अब तो बहुत शक्तिशाली अमेरिका में बन गए हैं। तो इस बदलाव पर आप क्या कहेंगे संजीव जी? और वो हिंदुत्व की बात पर मैं आऊँगा, लेकिन क्योंकि अभी एलन मस्क की बात चल रही थी, तो आप इनको कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और आपको क्या लगता है कि अमेरिका के लिए कितने ज़रूरी, और भारत के साथ इनके संबंधों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए प्रवीण जी, एलन मस्क एक विजनरी व्यक्तित्व के हैं और उन्होंने अनेकों ऐसे जो इनिशिएटिव एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर लिए जो कि आज विश्व में जिनका एक बहुत बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स को बनाने का उनका जो एक वेंचर था टेस्ला, और स्पेस ट्रेवल को लेकर के उन्होंने जो विजनरी स्टेप्स लिए, स्पेस एक्स की जो स्थापना की, उसी के साथ साथ अब जो वो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म एक्स है उसके भी वो ओनर हैं। और जाहिर है कि अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने जो जिस तरीके से गहराई के साथ पूरे कैंपेन ट्रेल के दौरान कोलैबोरेट किया, और अब डोनाल्ड ट्रंप का जो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गवर्नमेंट सिस्टम को रिफॉर्म करने के संदर्भ में जो उनका विजन था, उसके पूरे प्रोग्राम डोज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी को वो लीड कर रहे हैं। ये सारे जो कार्य हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने, यदि एलन मस्क को चुना है, जाहिर है कि वो जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि एलन मस्क के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, वो विजन है और वो टैलेंट है कि जिसके के माध्यम से वो इन सारे लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि वो एक विजनरी उद्योगपति तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूँ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी है वो एक महान, जो मैं इसको कहूँगा कि जो टास्क है वो एलन मस्क ने अपने हाथों में लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक उसकी आधारशिला रखी, और गवर्नमेंट जो सिस्टम में जो अनेकों ऐसी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसके के बारे में जो है वो सामने नहीं आ पाती हैं, जो डीप स्टेट की जो हम बातें करते हैं, तो इस डीप स्टेट के ऊपर एक सख्त और कड़ा जो प्रहार करना, और उस पूरी जो जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ड्रेनिंग द स्वैम्प, यानी कि वो जो कूड़ा कचरा है उसको वो साफ करने का काम करेंगे, इस तरीके की बातें वो लगातार अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान करते रहे। और जाहिर है कि वो डीप स्टेट के निशाने पर भी रहते हैं। अनेकों जो उनके ऊपर कुछ हमले इत्यादि हुए उसमें डीप स्टेट एलिमेंट शामिल हो सकते हैं, ये अब जांच का विषय है। और आगे आने वाले समय में भी डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सुरक्षा से संबंधित जो अनेकों चुनौतियां आ सकती हैं उसको लेकर के भी उन्हें अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन और एलन मस्क को भी अपनी सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में अलर्ट रहना होगा। लेकिन जो कार्य है जो उन्होंने अपने हाथों में लिया है एक महान कार्य है, और गवर्नमेंट सिस्टम को रिफॉर्म करना। और अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है उसमें एलन मस्क की जो डोज की जो टीम है उसने ये पाया है कि $50 बिलियन पर ईयर के हिसाब से जो पैसे हैं वो अनेक ऐसे लोगों को चले जाते हैं जो उनके इंटाइटल नहीं है, यानी कि उनको जो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स भी नहीं मिले हैं, टेम्पोररी आई कार्ड्स तक नहीं मिले हैं, और उसके बाद भी ये जो पैसे हैं उनको वो चले जाते थे। तो इसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया और ये कहा कि ये तो करप्शन का केस बनता है। और लेकिन अब कुछ राज्यों ने उसको लेकर के विरोध किया और वो अमेरिका की कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी और किसी एक कोर्ट के जज ने उसके ऊपर एक टेम्पोररी स्टे भी लगा दिया है। तो लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जो टीम ने डोज का जो इनिशिएटिव हाथ में लिया है गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करने का और गवर्नमेंट सिस्टम को एफिशिएंट बनाने का जो स्टेप लिया है, एक महान टास्क है। और मैं आशा करता हूं कि उन्हें अपेक्षित सफलता मिलेगी। और आपके सामान्य चैनल के माध्यम से मैं प्रवीण जी ये कहना चाहूंगा कि भारत में भी इसी तरीके के प्रयासों की आवश्यकता है ताकि गवर्नमेंट सिस्टम बड़ा आपने इंटरेस्टिंग ये पॉइंट उठाया। और हमने देखा कि जब अधिकारी आए हैं सत्ता में, मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने देखा है कि उनकी एफिशिएंसी अलग अंदाज में देखने को मिलती है। यानी शेयर पॉलिटिशियन के बजाय कुछ ऐसे लोग जो कि समाज के अन्य विभिन्न पहलुओं को बहुत मजबूती से जानते हैं। ये प्रयोग होते रहे हैं पहले, लेकिन वो कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में उनके जो समर्थक हैं वो एलन मस्क को पूरा श्रेय भी देते हैं।
तो इस विषय पर बात देखिए, दो विषय हो गए हैं। एक तो वो हिंदुत्व वाली बात चल रही थी, उसको भूला नहीं हूं, बस मुझे तार थोड़े पकड़ के रखने पड़ेंगे ताकि, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों में उसको भी हम संभाल कर रखें। और ये एलन मस्क वाली बात मैं अरविंद जी के पास जाना चाह रहा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग चलाई। अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, तो अरविंद जी मैं चाहूंगा कि थोड़ा बताएं किस तरह से ये मुलाकातें होती हैं, औपचारिकताएं इनकी क्या होती हैं, और फिर कैसे चीजें सामने आती हैं, पहले से कुछ चीजें तय होती है या इसमें अनौपचारिक भी बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए, पहले से तो बहुत कुछ तय होता है, पहले से डिसाइड होता है सारी चीजें कि क्या एजेंडा रहेगा, क्या टॉक्स होंगे, क्या डील होगी। और यहाँ पे नई चीज जो है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ डेफिनेटली डील ही होगी, और वो जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, वो डील के अलावा दूसरी चीज देखते नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप जो बात कर रहे थे एलन मस्क के बारे में, मैं थोड़ा सा ऐड करना जी जी चाहूंगा। अवश्य। यहाँ पर एलन मस्क को लेकर जिस तरह की बातें हो रही है, दो तरह से देख रहे हैं। एक तो ट्रंप के समर्थक है, वो अपने तरह से देख रहे हैं कि ठीक है, लेकिन दूसरा तबका एक और है, बहुत बड़ा तबका है, जो कि एलन मस्क का जो इंटरफेरेंस है, दखलंदाजी है सिस्टम में, गवर्नमेंट के अंदर, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। और उनकी दखलंदाजी सिर्फ यहाँ सरकार तक ही नहीं है। आपने पिछले दिनों, पिछले एक महीने के अंदर देखे होंगे उनके कमेंट। उन्होंने यूके को लेके किया, यूके की पार्टी, जर्मनी को लेके किया उन्होंने, और दूसरे देशों को लेके वो करते रहते हैं। वो कुछ ज्यादा ही कुछ हो रहा है, तो उसको लेके भी प्रतिक्रियाएं लोगों की आती रहती है मीडिया में। बट अरविंद जी, ये तो एलन मस्क का अंदाज तब भी था जब वो सत्ता, मतलब बाइडेन का जब दौर चल रहा था, मैं उनको कहूँ सत्ता पक्ष में नहीं थे, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय भी उनका अंदाज वही था। उन्होंने इसको ओन किया, उनकी अपनी एक दुनिया है, बड़े कामयाब व्यवसायी हैं, किसी की सत्ता रहे, उनका तो चल रहा है जो चलना है। नहीं, अभी जो निकल के आ रहा है वो अब ज्यादा मुखर है। अभी इस समय थे पहले भी, लेकिन अब जब सरकार के साथ वो हैं, सरकार में ही है एक तरह से देखा जाए तो, अभी ज्यादा निकल के आ रहा है, उनका ज्यादा मुखर है। और वो कुछ जिस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, देखिए यहाँ पे भी मीडिया है, लोग हैं, दो तरह से हैं। एक, सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती हैं, तो आप देखें तो बहुत कुछ चल रहा होता है उसके पीछे। तो यहाँ पे चल रहा है, काफी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जिसको कि दुनिया नहीं देख पा रही है, वो आने वाले टाइम में शायद दुनिया देखेगी जो चल रहा है। अच्छा, जैसे कि ये ब्रिक्स इज डेड, और इस पर संजीव जी से मेरी पहले भी बात हुई है। संजीव जी ने हम पहले भी बात कर रहे थे, डी डॉलराइजेशन उसको कह लीजिए, एक नई करेंसी की बात कह लीजिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर इतना गंभीर रुख अपनाया है कि ब्रिक्स इज डेड, यानी कि वो पूरी तरह से ब्रिक्स के खिलाफ है। और ब्रिक्स अपने आप में एक ऐसा संगठन है जो पैरेलल इसीलिए कि मोनोपोली टूटे, इसी मकसद से खड़ा किया गया था। तो ये वाली लड़ाई को आप कैसे देखते हैं और भारत को कहाँ पाते हैं इसमें? मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप का जब तक यहाँ पे कार्यकाल है, जब तक ब्रिक्स को आगे बढ़ते हुए मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख रहा हूँ कि ब्रिक्स आगे बढ़ पाएगा इस तरह, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीजें रखी आगे, और उन्होंने कहा कि 100% टैरिफ हम सीधे तौर पर लगा देंगे। जो ब्रिक्स अगर डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश करेगा, कहीं से भी डॉलर को कुछ भी आंच आती है किसी भी तरह से, तो डेफिनेटली टैरिफ लगेंगे। ये अलग तरह की सरकार है, अब नहीं भूलना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप का एक और बात है कि ये सेकंड कार्यकाल है, सेकंड टर्म है, तो उनको पता है कि नेक्स्ट टर्म में आना नहीं, जो करना है अभी ही करना। तो बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं, सारी चीजें वो करेंगे। अभी आज ही देखिए उन्होंने नए टैरिफ लगाए हैं सभी देशों पर, और वो टैरिफ आज का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है अभी कुछ घंटे पहले, तो उसमें देखने को मिला है कि अब जो जैसा करेगा, जहां से जिस तरह के टैरिफ लगेंगे जो सरकार, उसी तरह से ट्रंप उसको इम्पोज करेंगे। ये देखने को मिलेगा आपको आने वाले टाइम में, और एग्रेसिव मिलेगा आपको। लेकिन एक बात और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि वो डील मेकर हैं। आपको अगर डील करनी आती है तो आप उनके साथ अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ नेगोशिएशन नहीं हो सकती है, और वो डील करते हैं। और अगर आपको डील करना आता है, नेगोशिएशन करना आता है, तो डेफिनेटली डील होगी। यहाँ पे अभी देखिए रसिया से एक जो वहां पर काफी दिन से अमेरिकन सिटीजन था,
उसको उन्होंने छुड़ाया, बेलारूस से छुड़ाया। तो ये डील हो रही है, पीछे से डील चल रही है। तो डील आपको आना चाहिए, जो भी कंट्री डील उनके साथ कर पाएगा वो आगे और फायदे में रहेगा। संजीव जी, ब्रिक्स को लेकर आपकी हमारी जब भी बात हुई है, आपको याद होगा कि हम जब बात करते थे तो इसको एक बड़ी ताकत के तौर पर, और हम देखते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मोनोपोली है उसको तोड़ने के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण साझेदारी है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। डी डॉलराइजेशन मकसद ना भी रहा, उस समय भारत ने भी स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं अंदर खाने ये एक चीज़ दिखाई देती है। और ऐसा ही यूं ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप की वो मीडिया की खबरें सुनकर ये बात कह देंगे, व्यवसाय जानते तो वो भी जानते कि ये थ्रेट है उनके लिए। कुल मिलाकर आप ब्रिक्स के भविष्य को कैसे देखते हैं और भारत का रुख इस पर क्या होगा जब अमेरिका के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध हैं, या अमेरिका भी हो सकता है कह दे कि देख लो भाई किसको चुनना है? देखिए प्रवीण जी, मैं ब्रिक्स के जो भविष्य को अच्छा देखता हूं, और मैं ये मानता हूं कि जो 21वीं सदी के तीसरे दशक की जो रियलिटीज है, उसको कोई भी नेता, डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता भी क्यों ना हो, उसे इग्नोर नहीं कर सकता। और आज भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, और ब्रिक्स के जो अन्य नए जो सदस्य बने हैं वो सभी इमर्ज कर चुके हैं। वो इमर्ज लगातार कर रहे हैं, और वो 20वीं सदी के शक्तियां नहीं है, वो आज 21वीं सदी की एक बड़ी शक्तियां बनकर के उभरी हैं, बड़ी इकोनॉमीज बनकर के उभरी है। और जाहिर है कि रशिया तो पहले से ही एक बड़ी शक्ति रहा है। तो ऐसे में जो अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अगर इस रियलिटी को इग्नोर किया जाएगा तो जाहिर है कि वो ठीक तरीके के निष्कर्ष पे नहीं निकल पाएंगे। और टैरिफ के बारे में प्रवीण जी मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जी अरविंद जी, मैं आ रहा हूं। आज का जो विश्व है वो एक मल्टीपोलर विश्व है, ये एक इंटरडिपेंडेंट है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, और एक ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल है। इसको आप फिर से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते। और जाहिर है कि जो एक बहुध्रुवी विश्व की तरफ दुनिया बढ़ रही है, और इस बहुध्रुवी विश्व की तरफ दुनिया को बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता है, चाहे वो अमेरिका की जैसी, जो डोनाल्ड ट्रंप जैसी लीडर्स भी क्यों ना हो। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका को आज के 21वीं सदी के तीसरे दशक की रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे अप्रोचेस पे काम करना होगा जिससे कि अमेरिका को भी अपने हितों कभी नुकसान न पहुंचे। यदि अमेरिका इसी तरीके से बड़े टैरिफ्स लगाने की धमकियां देगा या टैरिफ लगा देगा, तो क्या आपको लगता है कि उससे अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान नहीं होगा? ये बात तो ठीक है आपकी, ये तो हम प्रोज एंड कॉन्स पर चलते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन क्या होता है कि कई बार संजीव जी ये भी बात सही है कि इंडिविजुअल का अपना जो नज़रिया, अपना जो मिजाज है वो भी बड़ा भारी पड़ता है, और डोनाल्ड ट्रंप का एक मिजाज है। मैं इस बात को आपकी यहीं से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अरविंद जी आपकी बात के बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे लगता है ब्रिक्स से जुड़ी हुई कोई बात थी। जी अरविंद जी, आप अपनी बात कहें। जी, ब्रिक्स एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और जो मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगा, लेकिन टाइम की बात है कि अब जो अभी फिलहाल का दौर है वो टोटली डिफरेंट है, उसको समझना पड़ेगा। और ब्रिक्स का जो इनिशिएटिव है वो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा है, और मुझे यही कहना था। जी, ब्रिक्स से लेकिन इतना थ्रेटन क्यों महसूस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, आपको पता है कि पिछले 70 साल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक स्टार्ट हुआ था, डॉलर एक करेंसी ट्रांजैक्शन के तौर पर वर्ल्ड में एक्सेप्ट की गई, और तो अमेरिका का जो एक आप देखें रिजर्व, बहुत 200 बैंक पूरे वर्ल्ड के जिनका पैसा यहाँ पे रखा होता है, अराउंड $7 ट्रिलियन अमेरिका में है 200 बैंक का, जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है सिर्फ। तो एक तो वो है, और दूसरी चीज है कि ट्रांजैक्शनल बातें हैं सारी, कि डॉलर के थ्रू ट्रांजैक्शन होती है पूरे वर्ल्ड का जो बिजनेस है, जो सारी चीजें, तो डॉलर पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई भी करेंसी वर्ल्ड में अगर आती है, कोई भी ब्रिक्स लेके आता है या कोई और लेके आते हैं देश, तो डेफिनेटली डॉलर पे फर्क पड़ेगा। अभी डॉलर किंग है एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया में। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वही किंगडम ही तो कहीं हिलाने का दौर नहीं चल रहा है। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संजीव जी। हाँ देखिए प्रवीण जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को
आज के समय की जो रियलिटीज है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ भी ऐसा अगर नहीं करना चाहिए कि जिससे कि अमेरिका की इकोनॉमी भी हिट हो जाए। और अमेरिका भी बहुत सारी विषयों को, बहुत सारी चीजों को लेकर के विश्व पर आश्रित है। जैसा कि मैंने कहा कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। और अगर आप डॉलर को चैलेंज करने के संदर्भ में अगर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन इस बारे में विचार करे तो सबसे ज्यादा अभी हाल के समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज अगर किसी डॉलर को किसी ने किया है तो रशिया ने किया है। और रशिया के ऊपर आपने सारे सैंक्शंस लगा दिए और रशिया को स्विफ्ट का जो सिस्टम है उससे भी निकाल बाहर फेंका। उसके बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। रशिया जो है अपने चाहे रूपी रूबल ट्रेड हो, चाहे वो जो चाइना की जो करेंसी में रेमनबी में जो ट्रेड हो, रूबल में ट्रेड हो, उसके माध्यम से रशिया लगातार फ्लरिश कर रहा है। रशिया अपने ऑयल को भी बेच रहा है। लेकिन आप अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन रशिया के साथ दोस्ती करना चाह रहा है, उनके साथ इतनी अच्छी अच्छी और सकारात्मक मधुर बातें कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो आर्ट ऑफ जो डील है वो जाहिर है कि अनप्रेडिक्टेबल है। और मेरा ऐसा मानना है प्रवीण जी कि जहां कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगेगा कि वो अपनी पॉस्चरिंग, जिसको मैं पॉस्चरिंग में ज्यादा देख रहा हूं, ये जो पॉस्चरिंग में उनको इसका नुकसान अगर समझ में आएगा तो वो एक रिवर्स पॉस्चरिंग भी कर लेंगे। जैसे कि अभी आप देखिए तो कनाडा और मेक्सिको को लेकर के उन्होंने इनिशियली अनाउंस कर दिया कि वो 25% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन उसके बाद फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको कुछ समय के लिए रोक देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पॉस्चरिंग है वो एक सत्ता में जो अर्ली डेज है उसकी पॉस्चरिंग है, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाने की पॉस्चरिंग है कि हम जो है जो कह के आए थे वो कर रहे हैं, बहुत डिटरमिन कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा है प्रवीण जी कि जब कोई नेता चुनाव जीत करके आता है और अपने अर्ली डेज में होता है तो इस तरीके की पॉस्चरिंग देखी जाती है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं मालदीव्स का एक आपको एग्जांपल, बहुत छोटा एग्जांपल है लेकिन उसको बड़ा ये बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में चल रहा था बड़ी देर। जी जी बोलिए। मालदीव्स की जो सरकार, मोइजू की सरकार थी, वो जी, पूरे चुनाव के दौरान इंडिया आउट कैंपेन करती रही। और जैसे ही वो सत्ता में आए तो उन्होंने ये दिखाने के लिए कि हम इंडिया आउट वास्तव में करने जा रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप ले लिए जैसे कि हमारे जो डॉर्नियर जो एयरक्राफ्ट है उसकी जो मेंटेनेंस की जो टीम थी उसको बदलने वाला निर्णय, फिर कुछ अन्य निर्णय। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीता उनको लगा कि अब तो ये मालदीव्स का जो टूरिज्म है बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, क्योंकि भारतीयों ने आना ही छोड़ दिया एक तरह से। तो उसके बाद वो बैलेंसिंग आना शुरू हुई और आज जो मोइजू भारत के एक दोस्त के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो उसी तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप समय के साथ साथ जैसे जैसे उनके निर्णयों को चुनौतियां मिलेंगी और जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनकी आलोचनाएं होंगी, उसके बाद उनके बिहेवियर में करेक्शन आने की संभावना है। और जैसा कि मैंने कहा वो ट्रांजैक्शनल है, जहां कहीं भी उन्हें लगेगा कि अरे ये तो हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, जैसे कि अरविंद जी ने बताया कि कुछ ज्यादा वो करते जा रहे हैं। ठीक है, इसको एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बेशक व्यवसायी हो, जो भी हो, लेकिन एक मंजे हुए राजनेता भी हैं, पूरा टेन्योर पूरा किया राष्ट्रपति के तौर पर और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के राष्ट्रपति है, तो वो जानते हैं चेक एंड बैलेंस क्या होता है। सिर्फ ये थोड़ा डर बनाए रखा जाता है, लेकिन उन्हें पता है व्यवहारिक पहलू क्या है, तो व्यवहारिक चीजों को जानते बूझते आगे बढ़ेंगे। अरविंद जी अपनी बात कहें। जी, यहाँ पर इकोनॉमी, जो अमेरिका की इकोनॉमी है, ऑलरेडी असर स्टार्ट हो गया, उसका इफेक्ट शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि कनाडा से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं अमेरिका के, कैलिफोर्निया, टेक्सास, कुछ स्टेट हैं वहाँ पे विजिट करने के लिए। तो जब ये टैरिफ की बात आई कनाडा पर, तो वहाँ के बहुत सारे लोगों ने अपने ट्रिप, जैसे अपने अभी बताया हमारे जो पैनल पर हैं कि मालदीव का एग्जांपल दिया, तो जब इशू आया तो मालदीव इंडिया के बहुत सारे लोगों ने अपने ट्रिप कैंसिल कर दिए थे। ऐसा ही यहाँ पे कनाडा से बहुत सारे लोगों ने अपने ट्रिप कैंसिल कर दिए जो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो और दूसरी चीज है जो टैरिफ की बात है कि यहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुका है। लास्ट मंथ जनवरी में देखने को मिला, अभी इस मंथ की रिपोर्ट आएगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया है, जो असर होने थे वो स्टार्ट हो गए हैं। जी देखिए क्या होता है कि गेस्ट जो होते हैं उनको बहुत मुझे भी, और मैं आपको सुनना बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, दर्शक भी जानते हैं कि हमारे जो सहयोगी हैं अजीत प्रताप सिंह, वो खुद एक बहुत ही
जानकार व्यक्ति हैं, चाहे वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बात करने की बात, लेकिन मैं उनके पास जा नहीं पा रहा हूँ बड़ी देर से, और वो जैसे हम दोनों चैनल के सिपाही की तरह बिल्कुल मुस्तैद बैठे हुए हैं। तो मैं अजीत आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन दोनों मेहमानों का आप देख रहे थे कि एक तार बना हुआ था जिसमें लगातार बातचीत चल रही थी। लेकिन अजीत, मुझे ये बताइए कि अभी जब भारत जा रहा है ये मुलाकात करने के लिए, तो इसलिए चर्चा में है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एकदम से एक बड़ी शक्ति के तौर पर आए हैं और उनको बड़ा मैंडेट मिला है और बड़ा एग्रेसिव भी वो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भी क्या ये चर्चित हो गया है, या आपको लगता है कि भारत के हित कुछ ज़्यादा देखे जा सकते हैं? हालांकि देखिए, ये बात सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, ये दोस्ती वोस्ती सब एक तरफ है, डोनाल्ड ट्रंप अपने हित पहले देखते हैं और वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या हमारी अप्रोच रहेगी, हमारी सोच क्या है, अमेरिका से हमारी उम्मीदें क्या हैं? बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए, नरेंद्र मोदी तीसरी टर्म में जब भारत के प्रधानमंत्री बने, पिछले साल चुनाव हुआ, और उसके बाद फिर ये चुनाव हुआ अमेरिका में, तो दोनों जगह जो नेता चुने गए वो काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं, उनमें काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री रही है। तो भारत के लिए हर तरफ से विन विन सिचुएशन है, चाहे वो टैरिफ की बात हो, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो, चाहे कोई और मुद्दे हों, लेकिन भारत के बिना अमेरिका तरक्की नहीं कर सकता। ये बात अमेरिका जानता है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। आप देखिए कि पिछले कल से चाहे वो तुलसी गबार्ड हों, चाहे वो माइकल वॉल्ट्ज हों, चाहे वो इलन मास्क हों, जो कि सबसे प्रमुख हैं ट्रंप प्रशासन में, खास करके डिसीजन मेकिंग में, तो इनसे जिस तरह की मुलाकात हुई, जो पिक्चर्स हमने देखी, जो बाहर आई, जिस तरह की केमिस्ट्री दिखी, ऐसा लगता है कि भारत के लिए दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। और अमेरिका चाहेगा कि इंडिया को हम कैसे रखें पूरे दुनिया में, कि हम चाइना को भी बैलेंस कर लें, रशिया के साथ भी उसका संबंध अच्छा हो जाए, रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाए, मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी ख़त्म हो जाए, और भारत को एक नई भूमिका मिले। और ख़ासकर अगर बिजनेस के लिहाज से देखें, जैसा कि सबने बताया कि नहीं, ट्रंप तो बिजनेसमैन है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर चलते हैं, तो बिना भारत के लिए हुए, चूँकि इस समय दुनिया में सबसे तेज़ी से आर्थिक विकास करने वाला देश भारत है और आगे कुछ सालों तक रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री आएगा बीच में और भारत से आगे निकल जाएगा। तो भारत के साथ, चूँकि इतना बड़ा मार्केट, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, पूरा मॉडर्न मार्केट है जो है, तो यदि अमेरिका भारत के साथ रिश्ते खराब करता है तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, भारत को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत तो अपना मैन्युफैक्चरिंग अपने खुद के कंट्री में भेज सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपोर्ट करके दुनिया में कहीं रखे। चाइना की इकॉनमी इस तरह से कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग वो दुनिया में भेजता था, लेकिन उसका जो माल है, कोरोना के बाद हमने देखा कि लोगों ने नापसंद किया, उसकी क्वालिटी कंट्रोल को लेकर सवाल उठाए गए, खुद कोरोना वायरस को लेकर चाइना पर सवाल उठाया गया। और अमेरिका के लिए मैं बार बार कहता हूं कि सबसे बड़ा खतरा दुनिया में वो चीन है, न कि कोई और कंट्री, रूस या कोई अन्य कंट्री नहीं है खतरा। सबसे बड़ा खतरा, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से लिहाज से देखे, चाहे वो सैनिक लिहाज से देखे, मिलिट्री लिहाज से देखे, तो चीन को काउंटर करना, उसको बैलेंस करना, इसके लिए भारत के अलावा अमेरिका का कोई भी सहयोगी नहीं होगा जो कि बैलेंस कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं, स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है इस मुलाकात का। जो हमारे सहयोगी अजीत ने अभी कुछ मुद्दे उठाए हैं, इसमें बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कही, उसको मैं संजीव जी आपसे भी जानना चाहूँगा, और क्योंकि अरविंद जी वहाँ पर कैलिफोर्निया में मौजूद हैं, अमेरिका को थोड़ा करीब से देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनसे भी पूछूंगा। लेकिन पहले संजीव जी मुझे बताएं, अमेरिका के लिए भारत क्यों ज़रूरी? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र होने की बात करता है, और ये है भी, लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र, और भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। भारत इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंशियल डेमोक्रेटिक पावर है। और जाहिर है कि आज का ये जो नया भारत है वो वैश्विक मुद्दों पर भी एक लीडरशिप का रोल रखता है, चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो,
चाहे वो ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की बात हो, मैं वातावरण परिवर्तन की बात तो मैं इस संदर्भ में अभी भारत का जो रोल है वो तो है ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि पेरिस क्लाइमेट डील से ही बाहर आ गया है, इसलिए इस संदर्भ में मैं अमेरिका और भारत के संदर्भ में मैं नहीं कहूंगा कुछ। लेकिन जो अनेक अन्य जो वैश्विक मुद्दे हैं उसमें भारत एक लीडरशिप का जो है रोल रखता है, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए ये आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है कि वो भारत जैसे एक महाशक्ति के साथ, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को बना के रखे। अमेरिका के लिए ये इसलिए भी आवश्यक है कि यदि उसे चाइना की चुनौती को ठीक तरीके से डील करना है, और इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से चाइना बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता है, पूरे विश्व में चाइना की जो मंशा है वो अमेरिका को पीछे छोड़ करके नंबर 1 शक्ति बन जाने की है, 2049 तक उसका स्टेटेड गोल है। यदि उसको चाइना को कंटेन करना है तो उसमें भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र और इंडो पैसिफिक रीजन की सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र के साथ सहयोग करना अनिवार्य है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एक वैश्विक छवि है, जिसका ग्लोबल डोमिनेंस है, और जाहिर है कि वो लोकतांत्रिक राष्ट्र तो है ही, और हम भी ये चाहते हैं, भारत भी ये चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे लोकतंत्र के साथ अपने संबंधों को हम बनाएं और गहरा करें। तो हर एक लिहाज से अगर आप देखें तो चाहे वो आर्थिक नजरिए से देखें या सामरिक नजरिए से देखें या इवन की आप सॉफ्ट पावर की हमने बातें की, आपने इतने अच्छे प्रश्न उठाए, हिंदुत्व का जो संदर्भ उठाया, जाहिर है कि सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में भी भारत एक महाशक्ति है। हाँ, और ये अच्छा हुआ कि आप लेकर आ गए। मुझे लग रहा है कि आपके भी दिमाग में था कि ये प्रवीण इस मुद्दे को तो नहीं भूल गया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं, और आप अच्छा हुआ कि इस पॉइंट पर लेकर आ गए हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो हिंदुत्व का एक जो एंगल हम समझते हैं, सनातन की जागृति, हिंदुत्व के एक तो पहले मायने वो बड़ा, कुल मिलाकर हम ये देख लें कि ईसाईयत, मुस्लिम, हिंदू ऐसे करके अगर हम कैटेगराइज कर लें तो क्या इस कैटेगराइजेशन में आपको लग रहा है कि हिंदुत्व की शक्ति जो है वो वैश्विक पटल पर बढ़ रही? क्योंकि मैं इसको धर्म से ज़्यादा राजनीति का विषय मानता हूँ, आप अपनी राय भी ज़रूर रखें इस पर। देखिए, जो हिंदू धर्म है, हिंदू सभ्यता, संस्कृति, जो हिंदू जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इपिक्स हैं, उसमें जो विजडम है वो अनमोल है, और वो मैं उसको कहता हूं कि विचारधारा के स्तर के वो हीरे जवाहरात हैं जो कि दबे पड़े हैं। और मैं अरविंद जी से बिल्कुल सहमत हूं। अरविंद जी ने जैसे कहा कि अमेरिका में वो जब वहां पर वो मौजूद हैं और उस धरातल से वो बात कर रहे हैं, तो वो ये ऐसा महसूस करते हैं कि इसको और अधिक इसके बारे में कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मुझे तो ऐसा लगता है प्रवीण जी कि बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, कुछ ही नहीं बल्कि बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म के अंदर, जो ग्रंथों के अंदर, जो पूरी जो इस सभ्यता संस्कृति में जो विजडम है, जो उसके जो हीरे जवाहरात हैं, वो उसको निकाल करके पूरे विश्व को के सामने लाने की आवश्यकता है, ताकि उसके प्रकाश से, उसकी आभा से पूरा विश्व प्रकाशित हो। और मेरा ऐसा मानना है ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हिंदू धर्म के अंदर अनेक ऐसे जो विजडम हैं जिसके के माध्यम से हम सभी वैश्विक समस्याओं का एक सकारात्मक समाधान ढूंढ सकते हैं। चाहे वो हमारे आपसी राष्ट्रों के बीच के संबंधों की बात हो, परिवारों के बीच के संबंध की बात हो, और जाहिर है कि हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम परिवार से लेकर के पूरे विश्व तक चले जाते हैं। और यहाँ पर तो हिंदू धर्म के अंदर हम वनस्पतियों को, जो जीवों को जिस तरीके से पूछते हैं, तो उसमें हर एक कण में हम शिव को देखते हैं। और ये बात मैं बनारस जैसे मेरे अपने होम टाउन में बैठ के मैं कह रहा हूँ, और मैं ये यहाँ देखता हूँ घाटों पर कि जिस तरीके से विदेशी आते हैं और वो भारत के जो है हिंदू धर्म की जो सभ्यता और संस्कृति को जिस तरह से जानने समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी ये पता चलता है कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म को लेकर के कितना ज्यादा जो एक जानने का भाव है, समझने का भाव है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसके संदर्भ में अधिक से अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, ताकि जो हिंदू धर्म और सभ्यता और संस्कृति की जो विजडम है वो पूरे विश्व में पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जाने, और वैश्विक समस्याओं का, अपनी सामाजिक समस्याओं का, अपनी जो व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं का समाधान है वो हिंदू धर्म में वो ढूंढ सकते हैं। तो ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ प्रवीण जी कि ये जो सॉफ्ट पावर है भारत की, और जैसा कि मैंने चर्चा किया कि स्वामी विवेकानंद इस विजडम को उन्होंने पूरे विश्व के सामने ले जाने की एक बड़ी कोशिश की, और इसी तरीके के अनेक प्रयासों को ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगा था
क्योंकि चाहे शिकागो से स्वामी विवेकानंद की बात का पहुंचना हो, योगानंद परमहंस की बात का अमेरिका के रास्ते पहुंचना, और भी जितनों को देख लें आप, जितने भी हिंदू धर्म के आज मैं देखता हूँ मार्गदर्शक या जो नवीन भक्ति मार्ग के बड़े चेहरे रहे, वो कहीं ना कहीं विदेशों में उनकी लोकप्रियता, चाहे चिन्मयानंद जी हों, चाहे बाकी के किसी भी चेहरे को आप उठाकर देखें, जय कृष्णमूर्ति को देखें, ओशो को देखें, किसी को देखें, तो आप देखते हैं कि विदेशी धरती जो है वो बड़ी महत्व की होती है। और क्या अरविंद जी आपको लगता है कि ऐसा भी एक युग आ सकता है, क्योंकि ये युग बहुत अलग है, हम एआई की बात कर रहे हैं, हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में पुरानी संस्कृति या हिंदू धर्म के प्रचार, और हिंदू धर्म, मैं इसको प्रचार तो कहता है, प्रचार बड़ा सस्ता शब्द लगता है मुझे अब, लेकिन आप ये देखें कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस लोगों के बीच पूरे वैश्विक स्तर पर जा रहा है। डेफिनेटली प्रवीण जी, आप सही कर रहे हैं, और जो संजीव जी ने कहा वो काफी महत्वपूर्ण बातें हैं कि हिंदू धर्म निश्चित तौर पर हमें काफी कुछ देता है, समाज को, परिवार को, सोसाइटी को, लेकिन हमें दूसरी चीज और देखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं देखता हूँ अमेरिका में कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी है तो क्रिश्चियन चर्च आपको बहुत थोड़े थोड़े दूर पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज और है, इसमें मैं ऐड करूंगा कि आपको आज के टाइम में एक गोल्डन टाइम है हमारी न्यू जनरेशन के लिए। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है, फ्रीली एक्सेस है, जो चाहे वो आप ले सकते हैं। तो इस दौर में आपको टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा भारत को। मेरा मानना है ऐसा है कि आप बिल्कुल ही, हम जिस दौर में जा रहे हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारत भी बढ़ रहा है आगे, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जितना हम टेक्नोलॉजी में एडवांस बनेंगे, एडवांस होगा भारत, उतना ही हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ये देखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है आज के डेट में। हमें वेस्टर्न कंट्रीज से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो हम हमेशा कोई भी व्यक्ति हो या संस्था हो, हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज का अप्रूवल चाहती है। छोटी सी भी खबर आएगी और वहां पे छोटा सा भी कुछ मिलेगा तो वेस्टर्न कंट्रीज का अप्रूवल उनके लिए एक तरह से संजीवनी का काम करता है। तो उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, उस माइंडसेट से, और हमें खुद के ही अपने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे काम करने पड़ेंगे कि हम जो दुनिया में दिखा सकें, जो हम प्रूव कर सकें। टैलेंट ने प्रूव कर दिया, भारत का जो टैलेंट है वो आप देख रहे हैं कि अमेरिका में जो टॉप कंपनीज हैं, जो सीईओ हैं, वो सब ऑलरेडी हैं यहाँ पर। लेकिन आपको वहां पर डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है देश की और व्यक्तिगत स्तर पर। आपका अनुभव भी थोड़ा सा साझा करिए ना अरविंद जी। आप कैलिफोर्निया में हैं तो अपना अनुभव साझा करिए कि अमेरिका में भारतीयों की स्थिति क्या और वर्तमान दौर में अपेक्षाएं क्या, और प्रधानमंत्री मोदी जब देश में प्रधानमंत्री है तो क्या अमेरिका में बैठे लोग कुछ इस पे सोचते हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार जारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं उस बड़ी मुलाकात के लिए जिसका सभी को इंतजार है। जी अरविंद जी, जो सवाल मैंने किया, अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें तो। निश्चित तौर पर लोग भारत के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे, मैं यहाँ मिलता हूँ लोगों से, वो बहुत से लोग भारत वापस भी जाना चाहते हैं। काफी लोग वहाँ पे, जो यहाँ पे एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है, जो लाइफ है, पैसा है, सब सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो हिंदुत्व की बात की गई अभी, तो वो चीजें जो भारत में देखने को मिलती हैं वो आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाइए, वो देखने को नहीं मिलेगी। उस तरह का आपको पीस ऑफ माइंड आपको नहीं मिल सकता है, आप कहीं भी रहें, जो भारत में मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, तो बहुत से लोग लौटना भी चाहते हैं, लेकिन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे नहीं मिलता। जो मैं मिलता हूं, लोगों से बात करते हैं, वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली तस्वीर है व्हाइट हाउस में एंटर होते हुए, भारत एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं, और उन्होंने एंट्री कर ली है। और यहाँ पर ये मुलाकात होने वाली बहुप्रतीक्षित मुलाकात है जिसका इंतज़ार बड़ी देर से किया जा रहा था। इससे पहले कई मुलाकातें प्रधानमंत्री मोदी ने की, अब वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात का बड़े लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था।
देखना होगा, कई मुद्दे होंगे, ये मुलाकात कितनी लंबी होती है, इसमें क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और वो मुलाकात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से, जिसकी सीधी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, किस तरह से वो पहुंचे, उनका यहाँ वेलकम किया गया और इसके बाद में वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, लेकिन सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि दोनों के रिश्ते बहुत गर्मजोशी के रिश्ते रहे हैं अभी तक। अब देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप अपने नए वादों, नई चुनौतियों के साथ एक बार फिर अमेरिका में राष्ट्रपति बनकर आए हैं, उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने इसको बिल्कुल एक अंतिम लड़ाई के तौर पर ले रखा है कि एक मौका मिला है कुछ करके दिखाना है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ इसी अंदाज में लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि उनका ये तीसरा टेन्योर है और इस टेन्योर के दौरान उन्होंने जिस तरह से अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक अहम भूमिका निभाई है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। और इसी तरह से अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों के बीच उनकी बड़ी लोकप्रियता है। इस मुद्दे पर भी हम बात कर रहे हैं कि कितना असर पड़ता है अप्रवासी भारतीयों पर जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार हो और अमेरिका में भी एक राष्ट्रवादी सरकार आए जो अमेरिकी हितों पर या अमेरिका फर्स्ट के बारे में विचार करती हो। ऐसे कई मुद्दों पर बात हुई और मेरी दिलचस्पी का विषय यह है कि आज मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज जब मैं बात कर रहा हूँगा तो हिंदुत्व का मुद्दा उठकर आएगा और लगभग सभी पैनलिस्ट ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया कि ये बात सिर्फ भारत की नहीं है। हिंदुत्व का ये मुद्दा अमेरिका में भी एक बहुत मजबूत मुद्दे के तौर पर देखा जाता है। अरविंद जी देश ही नहीं दुनिया के जाने माने पत्रकार हैं, इस वक्त कैलिफोर्निया से मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। वो अपने निजी अनुभव को भी यहाँ पर साझा कर रहे थे और मैं यही जानना चाह रहा था अरविंद जी कि आप इंडियन ओरिजिन के हैं, आप जब कैलिफोर्निया में रहते हैं तो आपका निजी अनुभव क्या रहा हिंदुत्व को लेकर और उसकी जागरूकता को लेकर, और वर्तमान में जो भारत में सरकार है उसका कितना इम्पैक्ट ग्लोबली खासतौर पर अमेरिकी इंडियंस पर पड़ता है? देखिए, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी, जब से उनकी सरकार आई 2014 से, तब से उन्होंने हिंदुत्व को लेके काफी कुछ देखने को मिला है उस तरह से दुनिया भर में। यहाँ देखिए लोगों के पास अलग तरह की लाइफ है और उस तरह से चीजें नहीं होती हैं जिस तरह से भारत में देखने को मिलती है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने काफी कुछ किया इस दिशा में, और जो कि दुनिया देख रही है और भारत के लोग भी देख रहे हैं। जी संजीव जी, अब क्योंकि मुलाकात ये शुरू हो गई है, बल्कि इनफैक्ट क्योंकि वाइट हाउस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखा दी, बिल्कुल कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं और ये बहुप्रतीक्षित मुलाकात है। तो आप इन मुलाकातों को किस तरह से देखते हैं? जैसा जो सवाल मैंने अरविंद जी से किया था कि वेल ड्राफ्टेड ये मुलाकात होती है या इसमें अनौपचारिकता भी होती है और कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो बातचीत के दौरान उठ जाएं, जो लिस्टेड ना हो, ऐसे मुद्दों को भी तवज्जो दी जाए? निसंदेह ये जो मुलाकात है ये जाहिर है कि इसमें 1-to-1 लेवल पर भी जो दोनों नेताओं के बीच में जो सीधी जो वार्ता होती है, 1-to-1 वार्ता होती है, वो तो उसका एक फॉर्मेट होता है। फिर वो डेलीगेशन लेवल की जो, ये देखिए जब आप बोल रहे हैं ना तो वो डेलीगेशन जा भी रहा है, इंडियन डेलीगेशन जो है वो अंदर एंटर भी हो रहा है। जी जी, अपनी बात भी पूरे करें, तस्वीरें भी जा रही हैं। लेकिन जो 1-to-1 जो इंटरेक्शंस होते हैं उसका बहुत ही विशेष जो महत्व है, क्योंकि आप देखिए प्रवीण जी, चाहे वो भारत की विदेश नीति हो या अमेरिका की विदेश नीति हो, उसका जो अंतिम जो डिसीजन मेकर जो उसका निर्धारण करता होता है वो भारत के संदर्भ में भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। और ये जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो 1-to-1 की जो मुलाकात होगी उसका सबसे अधिक महत्व है। और उस जाहिर है कि उस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच में जो सहमति बनेगी और उनके द्वारा जो गाइडेंस दिए जाएंगे उसके आधार पर ब्यूरोक्रेसीज अपने इंटरेक्शंस करेंगी और अपने अनुसार वो आपस में एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करेंगे। और जाहिर है कि ये जो पूरी जो इंटरेक्शंस होते हैं ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं और जाहिर है कि अनेक विषयों पर इसमें बातचीत होती है। और जहां तक भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी का प्रश्न है तो इसे तो हम आज कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। प्रवीण जी, आज दुनिया में कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है
कि जिसपे कि भारत और अमेरिका आपस में कोलैबोरेट ना करते हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो रक्षा हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, स्पेस हो, और जाहिर है कि इनोवेशन हो, या क्रिटिकल और इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी का हो सेक्टर हो, साइबर डोमेन हो, या अगर आप वैश्विक मुद्दों की बात करें तो आतंकवाद की चुनौती हो, और ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की बात हो, इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाने की बात हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा के रखने की बात हो, अफ्रीका के देशों में कोलैबोरेट करने की बात हो, कुछ भी जो अंडर द सन जिसको कहते हैं, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि जिसपे कि आज भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत न होती हो। और आप इसी वजह से हमने देखा है कि लगातार जो भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आते हैं वो बड़े ही जो है कम्प्रहेंसिव होते हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा उसमें सारी बातों को डिस्कस किया गया होता है, जो कि डेलीगेशन लेवल की जो वार्ताएं होती है। जाहिर है कि इस बार भी वो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उसको भी हम एनालाइज करेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये जो संबंध है, पिछले 25 वर्षों में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और इसकी शुरुआत जैसा कि अजीत जी ने बताया कि जो है बिल क्लिंटन की यात्रा के साथ शुरू हुई थी, लेकिन उसके पहले भी अगर मैं वास्तविक रूप से अगर सबसे बड़ा जो परिवर्तन जो जब आना शुरू हुआ भारत और अमेरिका के संबंधों में, तो वो तब शुरू हुआ कि जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई और भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए 1991 में। और उसके बाद से जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और अमेरिका के बीच में जो एक आर्थिक संबंध बढ़े, बड़ी अमेरिकी कंपनीज ने भारत में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हालांकि जो पोखरण के एटॉमिक टेस्ट के बाद कुछ प्रतिबंध वगैरह अवश्य लगाए गए थे, लेकिन चूंकि भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों की प्रगाढ़ता लगातार गहरी हो रही थी और उसमें लगातार प्रगति हो रही थी, इसी वजह से वो जो सैंक्शंस हैं वो ज्यादा टिक नहीं पाए और कुछ ही वर्षों के अंदर अमेरिका ने सारे सैंक्शंस हटा लिए। और जब अमेरिका के ऊपर 9/11 का जो सबसे बड़ा आतंकी हमला हो गया, तो उसके बाद तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत की जो डिफेंस और सिक्योरिटी की पार्टनरशिप है वो और अधिक गहरी हो। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने तब भारत की महत्ता को और गहराई के साथ समझा और उसके साथ फिर 2008 में जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई, उसके बाद तो ये संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुए, गहरे हुए। और एक बात आप नोटिस करते होंगे और आपके दर्शक भी इस बात को नोटिस करते होंगे प्रवीण जी, कि भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बाईपार्टीजान सपोर्ट है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो। बिल क्लिंटन डेमोक्रेट थे और जाहिर है जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन थे, बराक ओबामा डेमोक्रेट थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप पिछले रिपब्लिकन थे, जो बाइडेन डेमोक्रेटिक थे। सभी ने पिछले 25 वर्षों में इन संबंधों को आगे बढ़ाने का ही कार्य किया है। और इस ट्रंप प्रशासन के जो दूसरे कार्यकाल में भी मैं इसके संबंधों को हायर ट्रेजेक्टरी पर जाता हुआ देखता हूँ, क्योंकि ये जो संबंध है मैं इसमें हाईलाइट अवश्य करना चाहूंगा कि जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का जो आधार है उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये तर्क दिया जा सकता है कि जो शीत युद्ध के समय में भी तो साझा लोकतांत्रिक मूल्य थे, तो फिर ये क्यों नहीं आगे बढ़े। तो देखिए, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य का जो आधार था वो शीत युद्ध में उसके प्रभाव दिखे थे। जो हरित क्रांति भारत में हुई थी प्रवीण जी, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा उसको गाइड किया गया था। और जहां कहीं भी संभव हो सका, भारत और अमेरिका ने शीत युद्ध के समय में भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया था। और लेकिन जो जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद से जो ओरिएंटेशंस थे उसमें जो भिन्नता थी, भारत का एक जाहिर नॉन अलाइंड अप्रोच था और अमेरिका का एक जो एक कैंप को लीड करने का अप्रोच था, वो जो बाधा थी वो समाप्त हो गई। और फिर शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, ये आपने नॉन अलाइन या तटस्थता जो है वो बड़ा महत्व का विषय होता है। और इस सब के बीच इस पर मैं बात करूंगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस सब के बीच में व्हाइट हाउस में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार हमारी टीम आपको दिखा रही है कि कैसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उनका वेलकम हुआ, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ डेलीगेशन भी वहां पर पहुंचा।
तो द्विपक्षीय वार्ता है, जैसा संजीव जी भी बता रहे हैं कि जो सीधी 1-to-1 बातचीत होगी प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में, वो बहुत महत्व की होने वाली है, क्योंकि डिसीजन मेकर्स यही होते हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो मुद्दे होते हैं, विभिन्न मुद्दों पर डेलीगेशन या अलग अलग विभागों के लोग बैठकर बातचीत करते हैं, और वो जो फाइल्स होती हैं उसकी औपचारिकताएं होती हैं, वो भी बड़ा महत्व का होता है। खैर, इन दोनों देशों के बीच में आपसी हितों की बात तक बात सीमित नहीं है। ये बात है एक दूसरे की ताकत बढ़ाने की। अमेरिका भारत की ताकत को जानता है, भारत क्या दुनिया ही जानती है अमेरिका की ताकत को। जाहिर तौर पर दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी आज मित्रवत दिखाई देते हैं। ये बात सिर्फ आपसी हितों तक सीमित नहीं है, एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाने की बात भी है और एक दूसरे का हित सोचने की भी बात है। बस ये जो एक दूसरे का हित है ना, ये वाली बात पे अब देखना होगा कि अमेरिका भी कितना आगे आता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की अपनी चुनौतियां हैं और अमेरिका एक ऐसी शक्ति है जिसका दुनिया भर में हर जगह, जहां देख लें, दुनिया के किसी देश का नाम ले लें, किसी समस्या का नाम ले लें, किसी योजना का नाम ले लें, वहां पर आपको अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है और दुनिया की इस सबसे बड़ी ताकत के साथ मिल रही है दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई ताकत, भारत। दो तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे और जो भारतीय डेलीगेशन है वो भी व्हाइट हाउस पहुंच गया है। इस पर संजीव जी अपनी बात रख रहे थे। बनारस में मौजूद हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से संजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जहां से सांसद हैं प्रधानमंत्री मोदी और पूरी ऊर्जा से लबरेज हैं। 3 बजे का समय हो गया है यहाँ पर। मुझे पता नहीं कितने भारतीय दर्शक इसको देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही घोर निद्रा का समय होता है। लेकिन हम संजीव जी बात कर रहे हैं और अमेरिका में इस वक्त दिन बिल्कुल चढ़ा हुआ है और वहाँ पर अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन यहीं भारत से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। उनकी स्थिति बिल्कुल मेरे और संजीव जी जैसी होगी। तो अजीत, मुझे बताएं ज़रा, किस तरह की मुलाकात है ये, किस तरह से ये औपचारिक तौर पर बढ़ेगी? क्या मिनट टू मिनट आगे बढ़ेगी या जैसे भारत में मुलाकातें होती हैं उस तरीके से कुछ इसका समय जो है लंबा भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, लगभग 1 घंटे की मुलाकात है और ये जो एजेंडा होता है मीटिंग का, ये पहले से तय होता है, उसमें कोई नई बातें नहीं रहती है। और पहले आज हमने देखा कि तुलसी गबार्ड से बात हुई, माइकल वार्ड से बात हुई, एलन मास्क से बात हुई और डिप्लोमेटिक लेवल पे दोनों देशों के अधिकारी पहले से बात किए रहते हैं। उसके बाद सामने बैठकर दोनों जो शिखर नेता होते हैं वो बातचीत करते हैं और एक दूसरे को जो भी रियायतें या जो इनके इंटरेस्ट होते हैं उनके बारे में बात करके समझौते किए जाते हैं और दोनों नेताओं, बड़े नेताओं की मौजूदगी में समझौते किए जाते हैं। इसके अलावा जो है प्रवीण जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हिंदुत्व की बड़ी चर्चा की आपने और उस पर कई चर्चा हुई। अमेरिका से भी हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे, बनारस से भी हैं। देखिए, हिंदुत्व की सबसे बड़ी ताकत मैं आपको बताऊं कि महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, 50 करोड़ लोग आए, एक सिंगल इंसिडेंट मोलेस्टेशन का या महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक सिंगल इंसिडेंट नहीं रिपोर्ट किया गया। सेम चीज मैं अमेरिका में भी पैनलिस्ट आपके बैठे हुए हैं, उनसे पूछिएगा कि अगर शिकागो में 5000 लोग खड़े हो जाएं या यूरोप में, लंदन में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में 5000 लोग खड़े हो जाएं, तो क्या संभव है सब कुछ शांतिपूर्ण होता है? 5000 लोग अमेरिका में या यूरोप में खड़े हो जाएं और 50 करोड़ लोग प्रयागराज एक सिटी में खड़े हो जाएं, एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है। ये है सनातन की ताकत। तो ये निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है और यही वजह है कि आप देखिए, चाहे एप्पल के जो संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, वो यहाँ पे आए, नीम करोली बाबा के शिष्य रहे, जो है उन्होंने सेब एक काट के अपना दे दिया, वही सिंबल बनाया एप्पल का। उनकी वाइफ अभी महाकुंभ में आई थी और वहाँ पे रहने का प्रोग्राम था, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत खराब हो गई तो वापस लौट गई। जहाँ तक पूरे अमेरिकन सेलिब्रिटी की बात करें तो सारे सेलिब्रिटी इस समय हिंदुज़म के या सनातन धर्म के इन्फ्लुएंस में है और खुद बात करते हैं, वो लिटरेचर की बात करते हैं। और ख़ास करके ओपेनहाइमर पिक्चर एक आई तो उसमें आप देखिए गीता का कोट किया गया और खुद जो ये परमाणु बम का आविष्कार किए थे उन्होंने भी ये बोला कि नाउ ऑफ बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ। हालांकि ये अजीत जी एक ऐसा विषय है ना, इस पर मैंने कई बार सोचा, क्योंकि मैं भारत और वैदिक संस्कृति पर लिखता भी रहा। मेरे मन में बड़ा विचार आता है इस विषय पर।
हम ये कहते तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इतिहास तो जाहिर निश्चित तौर पर, इसमें कोई संदेह कभी मत रखिए, किसी को नहीं रखना चाहिए, कि भारत का गौरवशाली इतिहास ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे, आज जो अमेरिका की स्थिति देखते हैं, अमेरिका तो था ही नहीं कुछ समय पहले तक, उस समय भारत की ये सभ्यता फल फूल रही थी। लेकिन देखिए, गुजरा दौर होता है, वर्तमान स्थिति होती। आज भी भारत में वही संभावनाएं हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और वो संभावनाएं एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम, या क्या चुनौतियां, उसको कैसे एड्रेस करेंगे, वो महत्व का है। इसमें अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, वर्तमान सरकार की जो सोच है वो इस दिशा में दिखाई देती है। और यहां पर जो अजीत जी आपने कहा, वो सनातन की हम बात कर, जिसको हम सनातन कहते हैं, वो किसी धर्म से जोड़ने के बजाय हमें उस व्यापक परंपरा से, उस प्राचीन परंपरा से जोड़ना चाहिए जो चली आ रही है, और जिसमें नालंदा जैसे, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, जो आज उच्च कोटि के विश्वविद्यालय, हम हार्वर्ड जैसी चीजों को सुनते हैं, या दुनिया के अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में सुनते हैं, वो भारत था कभी। चाइना से लेकर दुनिया के जहां भी लोग होते थे उस समय पर, वो यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, और यहाँ पर रिसर्च की उतनी बड़ी एक परंपरा को कायम किया गया। तो भारत में ये सारी चीजें फिर से दोबारा प्रतिष्ठित हों, ये नहीं कि हम सिर्फ पुरानी कहानी सुनाते रहें, ये प्रयास वर्तमान दौर में दिखाई देता है, और ये ज्यादा महत्व का। और मैं जानता था कि मैं कुछ बोलता रहूंगा और संजीव जी के दिमाग में कुछ आ जाएगा। जी बोलिए संजीव जी। मैं एक बात इसमें अवश्य कहूंगा कि जो भारत की जो एक सनातन जो विचार है, संस्कृति है, परंपरा है, पूरा हिंदू जो धर्म है, वो आज के वैश्विक विषयों को भी, आज के जो हमारे जो समकालीन विषय हैं उसको भी वो पूरी तरीके से गाइड करता है, और उसमें हर तरीके के समाधान की संभावना है। आज जब भारत और अमेरिका के संबंधों की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं शुरू से ही इस संदर्भ में लिखता रहा प्रवीण जी, कि जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, वो भारत और अमेरिका के संबंधों के आधार है। देखा जाए तो ये जो शेयर्ड वैल्यूज का जो विचार है, ये एक आध्यात्मिक विचार है, और ये जो विचार है, ये इसको हासिल करने में और इसको समझने में, अगर मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ, तो मुझे ये जो काशी की, प्रयागराज की, जहाँ पे दोनों से ही मैं, काशी मेरा होम टाउन है, और प्रयागराज मैं वहाँ के विश्वविद्यालय में भी पढ़ा हूँ, और ये अवश्य है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन ये जो आध्यात्मिक जो विरासत हमारी रही है, उसने मेरे विचारों को ही प्रभावित किया है। और उसी तरीके से मेरा मानना है कि आज के समय में जब भारत ने G20 जैसा एक महासम्मेलन आयोजित किया, और उसमें कहा कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ हम ये कर रहे हैं, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, तो उसमें वसुधैव कुटुम्बकम की भावना दिखाई देती है। अतिथि देवो भव की जब बात करते हैं, और सभी को जब हमने इन्वाइट किया और एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट ला पाने में हम सफल हुए, तो जाहिर है कि ये जो सारे प्रयास हुए, उसमें हमारे जो हमारी जो हिंदू धर्म की जो एक सोच रही है, सनातन जो सोच रही है, उसने अपना गाइडेंस किया, और तभी जाकर के उसका समाधान निकला। और मैं यहाँ पर प्रवीण जी अवश्य कहना चाहूंगा कि आज के समय में, कि जब विश्व में अनेकों जो आतंकी हैं इस तरीके की साजिशें रच रहे हैं, जिसमें कि वो सभ्यताओं के बीच में टकराव की बातें कर रहे हैं, और एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसको कि हंटिंगटन ने, जो एक विचारक रहे, उन्होंने इस बात को कहा भी था कि ऐसी विश्व में स्थितियां बन सकती हैं कि जहां पर अनेक धर्म आपस में टकराने की स्थिति में आ सकते हैं। और ये हमने देखा है कि हमास ने जो इजराइल पर हमला किया, वो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की साजिश थी। तो ऐसे में डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन, इसका एक जो है एक विचारधारात्मक प्रत्युत्तर है, और एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का एक विचारधारात्मक जो जवाब है, जो उसका प्रत्युत्तर है, जो उसका जो काउंटर है, वो डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन। और उस डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन की जो पूरी भावना को आगे बढ़ाने में जो वसुधैव कुटुम्बकम की जो सनातन हिंदू संस्कृति है, वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। जो स्वामी विवेकानंद का जो धर्म संसद में जाकर के इतनी जो लंबी जो स्पीचेस देना, इतनी इंसाइटफुल स्पीचेस देना, जाहिर है कि वो एक डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन को ही करने का प्रयास था। और वहां पर अनेक धर्मों के लोग थे, क्रिश्चियंस भी थे, ज्यूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सभी थे, और सभी ने जिस तरीके का वेलकम स्वामी विवेकानंद को शिकागो में दिया था, जाहिर है कि आज उसकी आवश्यकता है, और उस तरीके के प्रयासों को और अधिक तेज गति से करने की आवश्यकता है, ताकि जो ये एक आतंकी विचारधारा जो चल रही है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को कराने की, सभ्यताओं के बीच में टकराव को कराने की, उसको रोका जा सके। आतंकियों के खिलाफ देखिए, मैं प्रवीण जी कहता हूं, काइनेटिक एक्शन तो होना ही चाहिए, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ हमें उनके ऊपर प्रहार तो करना ही होगा। विचारधारात्मक स्तर पर भी जो डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस हैं, उसको भी प्रयास करने की आवश्यकता है, और उसमें हिंदू धर्म जो हमारा सनातन धर्म है,
वो सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ये मुलाकात लगातार जारी है और इस सब के बीच में अरुण अस्थाना जी भी मेरे साथ जुड़ गए। बहुत बेहतरीन पैनल लगातार मेरे साथ बना हुआ है। देश के जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव लगातार अपना कीमती समय निकालकर यहाँ बैठे हैं और इस समय पर बैठे हैं, इसके लिए तो मैं मतलब हृदय तल से बहुत बार बार आभार निकल रहा है। पर बने रहिएगा आप मेरे साथ, बहुत जरूरी है आपका बने रहना। अरविंद राज जी मेरे साथ कैलिफोर्निया से लगातार बने हुए हैं। अब लंदन से देखिए अरुण अस्थाना जी को आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो जुड़ चुके हैं। अजीत प्रताप मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। तो अस्थाना साहब, आपका भी स्वागत है इस पैनल पर, इस मुलाकात पर, क्योंकि हमने काफ़ी बात की पिछले 3 घंटे से, हम बहुत सारे मुद्दों पर बात कर चुके हैं। लेकिन मैं पहले तो आपका एक इनिशियल कमेंट कि आप बताएं इस मुलाकात से आपको क्या उम्मीदें हैं, आपका नज़रिया इस मुलाकात को लेकर क्या है, वो पहले हमारे सामने आए तो फिर कुछ नया बिंदु निकल कर आएगा उसमें। जी अरुण देखिए, जी। ये आपने जो इस मुलाकात के बारे में कहा, ये मुलाकात या तो शुरू हो चुकी है पिछले कुछ मिनटों पहले या होने वाली है, और ये एक ऐसी मुलाकात है जो अगले 3 साल या 5 साल के लिए जो है भारत का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का और एशिया का भविष्य तय कर सकती है। क्योंकि ये मुलाकात है ट्रम्प साहब की और मोदी जी की, ये जो है इसमें बेसिक्स जो है वो ट्रेड एंड टैरिफ पे सबका जोर है कि ट्रेड एंड टैरिफ पे बात होगी। इन उससे ज़्यादा रीजनल सिक्योरिटी जो है वो अहम है, और जो चाइना के साथ में दुनिया भर के रिश्ते हैं, ख़ासतौर पर भारत के भी रिश्ते हैं जो खट्टे मीठे रिश्ते हैं, जो जनरली खट्टे रहे हैं, बीच बीच में मीठे हो जाते हैं, कह दिया जाता है कि मीठे हो गए। और उसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक अमेरिका सबसे बड़ा आर्म्स का निर्यातक है और भारत सबसे बड़े आर्म्स के आयातकों में से एक रहा है, इंपोर्टर्स में से एक रहा है। तो ये एक ऐसा मसला है जिस पे ज़्यादा बात नहीं हुई है। ज़्यादातर सारी चीज़ें जो है वो ट्रेड एंड टैरिफ पे, इमिग्रेशन पे केंद्रित रही हैं। लेकिन ये मसला भी जो है ये मेरे ख्याल से बराबर अहम है, और इस पे जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर होगा, इसलिए कि आर्म्स पे नहीं तो एनर्जी पे कम से कम, कि ट्रेड एंड टैरिफ पे जो टैरिफ का जो ट्रम्प साहब ने दुनिया भर में युद्ध छेड़ा है, तो उससे भारत बचना चाहता है, और उससे बचने का तरीका है, कई तरीके हैं जो अभी पीछे भारत ने अपने बजट में भी कुछ ऐसी प्रावधान किए जिससे जो है लगे कि हाँ साहब, हम अमेरिकी वस्तुओं पर जो शुल्क है उसमें और कटौती कर रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हैं, या कहीं से उनको थोड़ा मोड़ा फेवर दे रहे हैं। तो एनर्जी सेल्स जो है ये एक बहुत बड़ी बात होगी इस बातचीत में। हमने बहुत सारे मुद्दे जो डिस्कस किया, आपने बड़े अच्छे से व्यवस्थित तरीके से एक एक करके फिर से रिवाइज कर दिए, बहुत ही अच्छा है, इसके लिए तो धन्यवाद विशेष। अब दूसरा, ब्रिक्स इज डेड, ये जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तो इसके मायने क्या हैं? वो ये रशिया, चाइना, भारत, इनका सबका समीकरण नहीं चाहते, वो चाहते हैं रशिया और भारत से ठीक ठाक चलता रहे मामला, चाइना को दबाना चाहते हैं, या फिर ट्रंप चाहते हैं कि सबको दबा कर रखें? क्या है उनकी सोच? देखिए, ट्रम्प को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सारी चीज़ों पे बात करें तो ट्रम्प जो है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रम्प जो है वो अपने आप में एक ऐसे नेता हैं दुनिया भर में जो पहले तो व्यापारी हैं, सबसे पहले वो व्यापारी हैं, फिर वो एक नेता हैं, और अब दुनिया के कहना चाहिए कि सबसे बड़े देश के नेता हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, ऐसा भी कह सकते हैं जी, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, ये भी कह सकते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो उनके बारे में अगर आप देखें ना तो वो जो दुनिया भर का मीडिया कहता है, अभी मैं पिछले आप लोगों से बात करने से पहले मैं ऐसे ही जो है NBC न्यूज़ की एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें उनको बहुत बहुत खुले तौर पे कहा जाता है कि मनमौजी नेता हैं, लेकिन उनकी हर बातचीत जो होती है वो लगता है कि बहुत एग्रेसिव है, लेकिन एग्रेसिव से ज़्यादा उसके मायने होते हैं जो समझने की ज़रूरत है। तो आपका सवाल जो था कि
ब्रिक्स ट्रम्प इज जो है डेड, वो ब्रिक्स इज डेड उन्होंने कहा, तो चाइना, हाँ, रशिया और हाँ, भारत सबको दबाना चाहते हैं या चाइना को दबाने के लिए रशिया और भारत के करीब है, ये कहना? आपका आपका सवाल ये था कि वो उन्होंने ब्रिक्स के खिलाफ एक बात कही, और ब्रिक्स के खिलाफ ब्रिक्स इज डेड क्यों कही? क्योंकि ब्रिक्स ने कहा था कि सब हम डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी में डॉलराइजेशन हम की बात, व्यापार को प्रेफरेंस देना चाहेंगे। तो अब डॉलर, अगर इतने बड़े देश जो दुनिया की सबसे बड़ी 3-4 इकोनॉमीज हैं, अमेरिका को छोड़ दीजिए और यूरोपियन इकोनॉमीज को छोड़ दीजिए, तो चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे जो है बड़ी इकोनॉमीज हैं जो अब उभरती हुई इकोनॉमीज हैं। जी। अगर आज ये डॉलर को छोड़ देंगी तो दुनिया का जो ओवरऑल ट्रेड है, जिसका 95% डॉलर में होता है, उसमें से अचानक सीधे सीधे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, अगर मैं अंदाज़ा नहीं लगाऊं और मैं नंबर्स पे बात करूं, तो लगभग 40% के आसपास का ट्रेड डॉलर से निकल जाएगा। तो इस 40% का ट्रेड अमेरिका की ताकत जो है वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों के अलावा डॉलर है, इसी पे है। है ना? तो ट्रम्प क्या करते हैं? ट्रम्प अपनी बात जो है ऐसे कहते हैं कि आपको सीधे सीधे चोट ना लगे, लेकिन इतनी जबरदस्त चोट लगे कि आप तिलमिला उठें, आप बिलबिला उठें। तो ये कहने का उनका मतलब यही था कि साहब, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हम वो कर देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और जो कई बार खुले तौर पे बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए कह चुके हैं। तो उनका सीधा सीधा मतलब ये था कि अगर ये किया तो ब्रिक्स इज डेड। मतलब अब ब्रिक्स का डेड होने का मतलब क्या है? सिर्फ ब्रिक्स मतलब एक संगठन नहीं है, वो सारी कंट्रीज जो उसमें शामिल हैं उनको सीधी सीधी धमकी है वो। बहुत इंटरेस्टिंग, आपने ये बड़ा ये अभी हमने इस पर थोड़ी बातचीत की थी संजीव जी, और संजीव जी से तो ब्रिक्स पर वो बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ब्रिक्स के सम्मेलनों पर भी मैं उनसे बहुत बात करता रहा। उस समय पर जब हम बात करते तो पहलू बिल्कुल अलग होता है, और अभी जब हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की तो एकदम से नज़रिया बदल गया, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका शामिल हो गया है या अमेरिका का नज़रिया शामिल हो गया है। संजीव जी, अमेरिका की आंखों में ब्रिक्स का चुभना ये तो बहुत ही साफ समझ में आ रहा है, और क्या आपको लगता है कि ये जो मुलाकात है इसमें भारत पूरे ब्रिक्स के बारे में बात करने के बजाय अपने विषय में बात करेगा, या आपको क्या लगता है भारत का जो आप जिसको तटस्थता वाला जो हमारा नज़रिया रहा है वो यहाँ पर कितना लागू होगा? नहीं, देखिए प्रवीण जी, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता, ये भारत की विदेश नीति का, रक्षा नीति का, आर्थिक नीति का एक इंटीग्रल पार्ट है। और भारत और अमेरिका की ये जो कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये पार्टनरशिप है, ये अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। और भारत रणनीतिक स्वायत्तता का, चाहे वो शीत युद्ध का समय रहा हो तब भी, और आज जब हम पोस्ट कोल्ड वॉर सिचुएशन में है, पोस्ट 9/11 वर्ल्ड में है, 21वीं सदी के तीसरे दशक में है, तो तब भी भारत के लिए ये जो रणनीतिक स्वायत्तता जो है वो उतनी ही जरूरी है जितना कि पहले थी। और आज एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में एक नए शीत युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, दुनिया में नए तरीके का ध्रुवीकरण बन रहा है, जहां एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं, वहीं अमेरिका और उसके जो नेटो के अलाइज, उसके जो एशियन अलाइज और कुछ पार्टनर्स एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में तो एक बार फिर से जो एक जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का जो महत्व है वो और अधिक बढ़ गया है, और भारत इसको पूरी तरह से एक्सरसाइज भी करता है। प्रवीण जी, अभी आप देखिए, तो जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो उस समय अमेरिका की तरफ से और अनेक यूरोपियन कैपिटल्स से भारत के ऊपर बहुत दबाव आया कि आप रशिया से अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर लें, उनसे आप तेल न खरीदें। लेकिन तेल खरीदना और डाउनग्रेड करना तो दूर, भारत ने तेल का जो आयात है रशिया से वो कई गुना बढ़ा दिया, और साथ ही साथ जो अन्य जो वस्तुओं का भी आयात जो है वो बढ़ा दिया। रूपी रूबल जो ट्रेड है उसमें भी अब भारत इंटरेक्ट करता है, और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको इस वास्तविकता को समझना होगा कि जो 20वीं सदी में कभी स्थितियां कुछ और रही हों, लेकिन आज भारत हो
चाइना हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, रशिया जाहिर है पहले से एक शक्ति रहा है, महाशक्ति रहा है, और अन्य जो ब्रिक्स के जो राष्ट्र उसमें शामिल हो रहे हैं, वो सभी एक बड़ी महत्वपूर्ण इकोनॉमीज के तौर पर और बड़े सशक्त राष्ट्रों के तौर पर उभर चुके हैं। G20 का जो पूरा महत्व आज के समय में इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि G20 में जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों के साथ अब वो कोलैबोरेट करने पर मजबूर हुए हैं। आज का जो दौर है ये G7 का सिर्फ दौर नहीं है, ये G20 का दौर है जिसमें कि आपको विकासशील राष्ट्रों को सम्मान देना ही होगा। यदि आप सिर्फ टैरिफ की धमकियां देकर के यदि आप चाहेंगे कि जो मल्टीपोलर विश्व को बनाने से रोक ले तो ऐसा हो नहीं सकता और इस समय की धारा को बदला नहीं जा सकता। और डोनाल्ड ट्रंप भले से इस तरीके का जो अप्रोच रख करके वो अपने लिए बार्गेन करने का पॉइंट जरूर वो बना सकते हैं, लेकिन विश्व के 21वीं सदी के तीसरे दशक की रियलिटीज को जो विकासशील देशों की इमरजेंस को वो नकार नहीं सकते। और दूसरा, जैसा कि हमने इसको डिस्कस भी किया, जैसा कि अरविंद जी ने भी इस बात को बताया कि यदि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा जो है टैरिफ का इस्तेमाल अन्य राष्ट्रों पर करेंगे तो उससे अमेरिका की इकोनॉमी को भी लॉसेस होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंपेन ट्रेल पूरा रहा उसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो मुद्रास्फीति का जो संकट है। अमेरिका के जो लोग जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस से जूझ रहे हैं, अनेक तरीके के आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उसमें और दिक्कतें आएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप अपने पोल के प्रोमिसेस को, जो कि नंबर 1 प्रॉमिस था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को एड्रेस करना है, उसमें उनको दिक्कत आएगी क्योंकि जब वो टैरिफ लगाएंगे तो जाहिर है कि एक रिटेलिएटरी टैरिफ भी लगाया जा सकता है। मैं सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं बल्कि आप चाइना को देखिए तो चाइना ने पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे। कनाडा ने भी ऐसी धमकियां दी थी कि हम भी 25% लगा देंगे आपके ऊपर। वहां पे जो टूरिस्ट का, जैसा अरविंद जी बता रहे थे कि आना कम भी हो गया है, तो ऐसे में अमेरिका की इकोनॉमी को लॉसेस होंगे, अमेरिका में मुद्रास्फीति का संकट गहराएगा और ये डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना का कारण बनेगा। और डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका का, वही डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना पर उतर आएगा। तो ऐसे में उनको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए, पॉस्चरिंग करना एक बात है, लेकिन उस पॉस्चरिंग को सस्टेन करना और इस तरीके की धमकियों के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को डिक्टेट करना, ये नहीं चलने वाला। और जाहिर है कि भारत और ब्रिक्स के जो अन्य देश हैं वो मल्टीपोलर विश्व को बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और वो प्रयासों को लगातार करेंगे। लेकिन एक बात मैं अवश्य अंत में कहूंगा इस आपके प्रश्न के जवाब में कि भारत का जहां तक अप्रोच है, भारत डॉलर का विरोधी नहीं है। भारत यदि मल्टीपोलर विश्व की बात करता है तो वो अमेरिका की कॉस्ट पे नहीं करता है, पश्चिमी देशों के कॉस्ट पे नहीं करता है। यदि भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को बना के रख रहा है तो अमेरिका की इस समय पर संजीव जी तस्वीरें दिखा रहा हूं, अगर आप भी देख पा रहे हो तो स्क्रीन पर ये बहुत ही पहली तस्वीरें हैं अंदर से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड नहीं, लेकिन मैं इतना तो समझ पा रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल अकेले बैठे हों, बहुत सारे लोग इनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तमाम डेलीगेट्स भी बैठे होंगे। तो ये बातचीत जो है वो इसको अरविंद जी आप भी थोड़ा सा बताएं, इसमें एक ऐड ऑन करें कि क्या ये एक जेस्चर होता है, इस तरह की मुलाकातें पहले से चीज़ें तय हैं, सबको सबके स्टैंड पता है, ऐसा नहीं कि किसी के आने से एक मुलाकात से कोई स्टैंड चेंज होगा और हम अपनी अपनी बातों को रख के अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और अपनी अपनी जगह पर है। यानी समर्थन और विरोध ये तो सब बना रहेगा, ये तो जो है वो बना रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे देखते हैं इस मुलाकात को, इस सेटअप को आप? निश्चित तौर पर प्रवीण जी, ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी चौथे वर्ल्ड लीडर हैं जो व्हाइट हाउस आए हुए हैं जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं या जब से वो राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री एंड जॉर्डन के किंग आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कई तरह की डील होंगी और डील में ट्रंप चाहते हैं कि जो उनके कंट्री में है, खासकर रिपब्लिकन जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर कुछ वाइन कुछ प्रोड्यूस होती है और कुछ नट्स, उसको लेके उनका कुछ ऐसा रहने वाला है कि उस पर भी कुछ डील हो सकती है कि उसमें टैरिफ कम किए जाएं इंडिया में। और दूसरी चीज डिफेंस को लेके, डिफेंस का बजट इंडिया का बहुत बड़ा बजट है, इम्पोर्टर है, बहुत बड़ा आयातक है इंडिया। तो डेफिनेटली यहाँ पर डिफेंस के बारे में भी बात होगी। ट्रंप उसको पुश करेंगे कहीं ना कहीं कि यहाँ पे कुछ और
ज्यादा बड़ी डील हो कोई ऐसी नहीं। और दूसरी चीज एनर्जी को लेके, एनर्जी देखिए भारत ने कह ही दिया है कि यहाँ अमेरिका से तेल आयात करेगा, कुछ एनर्जी, कुछ गैस, तो उस पर भी डील हो सकती है। यहाँ पर कई तरह की डील होंगी यहाँ पर, और ट्रम्प बेसिकली डील मेकर है, डील ब्रेकर है, तो वो डील पर ही विश्वास करते हुए तो डील ही होगी यहाँ पर। डील मेकर हैं, डील ब्रेकर हैं, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा एक पंच लाइन दी। अस्थाना सर, डील मेकर, डील ब्रेकर के साथ में कौन कौन सी चीज़ें मेक हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ब्रेक हो सकती हैं? देखिए, मैंने अपने इससे पहले कहा था साफ बहुत कि ट्रम्प साहब जो हैं वो सबसे पहले एक व्यापारी हैं, एक बिजनेस पर्सन हैं, और जैसा अभी अरविंद जी ने कहा कि उनका सारा खेल जो है, सारा ध्यान वो डील पे रहता है। डील बनानी है या डील बिगाड़नी है, क्योंकि दूसरे की डील बिगाड़ के अगर अपनी डील बनती है तो फिर डील बिगाड़नी है दूसरे की। मैं वापस आता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये सारे मुद्दे जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, और जैसा हमने भी कहा और अरविंद जी ने भी बाद में इसकी बात की, एनर्जी है या टैरिफ्स हैं जो अमेरिका के कृषि उत्पाद है जिनका जिक्र किया अभी अरविंद जी ने। जी तो जी। क्या होता है कि नेता किसी भी देश का हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, यूके का हो, किसी भी देश, बोलीविया का हो, श्रीलंका का हो, उन सब के लिए सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस जो होती है उसको डील करना होता है। चाहे मोदी जी हो, चाहे ट्रम्प साहब हो, इन सबको सबसे पहले जो भी ये कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, ऑप्टिक्स एक शब्द है जो दिखता है, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी। और ऑप्टिक्स जो है वो लोगों की डील ही नहीं, राजनीति को भी तोड़ या बना सकते हैं, ब्रेक या ब्रेक, मेक और ब्रेक कर सकते हैं। तो ऑप्टिक्स जो है वो इस तरह की मीटिंग्स में, जहाँ पे ये दो बड़े नेता बैठे हैं विश्व के, इस मीटिंग में ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कौन सी डील बनी और कौन सी डील टूट गई, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भारत जो है वो थोड़ा सा चिंतित है, और मोदी जी चाहेंगे कि टैरिफ पे जो अभी, चूँकि आप लड़ नहीं सकते हैं फिलहाल, आप एक लॉन्ग टर्म में आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दो देश आज की तारीख में विश्व परिदृश्य में ऐसा नहीं है कि जो सीधे सीधे आ जाए लड़ने लगे, खास तौर पर जब वो लोग मित्र देश हों। खास तौर पे अगर मैं भारत और अमेरिका की बात करूं, तो आप लड़ नहीं सकते, आप रास्ते निकाल सकते हैं। तो इसलिए अगर कल को जो अमेरिका ने किया, कनाडा पे, मेक्सिको पे, चाइना पे, सब पे टैरिफ डालने शुरू किए हैं, और भारत अभी तक बचा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत अभी तक बचा हुआ है। लेकिन आपको याद होगा कि ट्रम्प ने पिछली बार, जब इससे पहले वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कई बार इस बात पे बड़ा जोर दिया था कि भारत जो है टैरिफ किंग है। भारत में जो है इस तरह के आयात पे शुल्क सबसे ज़्यादा लगता है और हम इसको कम कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें, मुझे याद है शायद एक मोटरसाइकिल थी हार्ले डेविडसन, उसका मसला बहुत उछला था। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो भारत के लिए सोचने वाली हैं, और मुझे ये लगता है कि इंडिया अपने साथ और मोदी जी अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें ले गए हैं जो अभी हाल में बजट में सामने आई थी, जिसमें से बहुत सारे जो है वो चेंजेस हुए हैं पॉलिसी में भी, बहुत सारे उत्पाद के आयात और निर्यात पर भी। तो ये चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट की जाएंगी, जिससे ये लगता है कि टैरिफ से भारत बचा रहेगा। एक चीज़, और आप ये कभी नहीं कह सकते हैं, जो हमारे साथी कह रहे थे कि आप नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, हो सकता है। ये ज़रूर है कि आप उसके बाद उस पर लड़ाई करें और उसके बाद उसको कम करा लें, हटवा लें, जो भी कर लें। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे जो है रिश्ते वो ठीक-ठाक रहे हैं, और ख़ास तौर पर मोदी और ट्रम्प के पर्सनल रिश्ते जो हैं वो बड़े अच्छे रहे हैं एक ज़माने में, मतलब पिछली बार वो थे, और वो चौथे नेता हैं अभी तक। यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको अभी तक मौका नहीं मिला है कि वो जाके ट्रम्प से मिले, और मोदी साहब को मिल गया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि
पूरे विश्व परिदृश्य में जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें भारत का स्थान क्या है, ये चीज जो है ये जी, आपने जो underline बात करता है। कही ना अस्थाना सर, इसमें मुझे एक पॉइंट जो है वो बड़ा दिमाग में फंसा रह गया। संजीव सर बताएं, भारत है अभी तक बचा हुआ है ये लाइन मुझे एकदम से फंस गई बिल्कुल, कि अभी मैक्सिको है, सही बात है, कनाडा है, बाकी हैं, लेकिन भारत अभी तक बचा हुआ है। ये बात कितनी सही, और देखिए मिजाज है, ये बात सही है, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक मिजाज है, और डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, अमेरिका एक ऐसा देश जो ताकत के लिए चलता है, उसका अपना एक मिजाज है। आज हालांकि हम एक बहुत कंजेनियल रिश्ते, और ये भी बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे समय पर मिल रहे हैं जब दुनिया के बहुत चुनिंदा लोग ही डोनाल्ड ट्रंप से मिल पाए हैं उनके राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद में, तो इससे भी इस मुलाकात की और इस दोस्ती की, इस संबंध की अहमियत समझ में आती है। लेकिन फिर भी अमेरिका के मिजाज और भारत की चुनौतियों को ज़रा जोड़कर आप कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहिए। देखिए प्रवीण जी, डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना मिजाज हो सकता है, उनकी अपनी जो व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन ये जो भारत है और विशेष रूप से आज का ये जो नया भारत है, उसका एक अपना मिजाज है, और उस मिजाज के आधार पर ही भारत भी व्यवहार करेगा। और जाहिर है कि आज आप देख रहे हैं कि चाहे वो कोई भी चुनौती क्यों ना हो, भारत उसका बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करता है। और मैं एडवर्सरीज के संदर्भ में आप देखिए तो चाइना हो, पाकिस्तान हो, जैसे जो राष्ट्र हैं वो आज इस भारत से कितने दबाव में रहते हैं। भारत जो है वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र तो है ही, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन जो कि 21वीं सदी का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसका सबसे अधिक कॉन्सिक्वेंशियल महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसको भी डोनाल्ड ट्रंप इग्नोर नहीं कर सकते। और भारत, आज का जो भारत है वो लुक ईस्ट पॉलिसी पे नहीं बल्कि हम एक्ट ईस्ट पे चलते हैं, और हम सिर्फ एक्ट ईस्ट पर ही नहीं चलते बल्कि एक्ट वेस्ट भी के ऊपर भी चलते हैं। मिडिल ईस्ट रीजन में भी भारत की महत्ता बढ़ रही है, और भारत बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से आज पूरे विश्व के साथ एंगेज करता है। और ये हमारा ही मिजाज है प्रवीण जी, कि जिसकी की वजह से आज हम रशिया के साथ जो है सारे दबावों के बावजूद भी अपने संबंधों को कई गुना बढ़ा लेते हैं, जबकि आप अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो, चाहे कुछ भी कितना भी दबाव बनाए, भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो एक सम्मानजनक तरीके से ही आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं अवश्य जो हाल का प्रकरण सामने आया, जो कुछ हमारे जो लोगों को, हमारे नागरिकों को जिस तरीके से वहां पर ट्रीटमेंट दिया गया, वो भी इस भारत को स्वीकार नहीं है। और अमेरिका को इस तरीके का जो भारतीय नागरिकों को जो ट्रीटमेंट देने का उनका जो तरीका है उसको बदलना होगा। और इस संदर्भ में भारत ने अपनी आपत्तियां पहले ही दर्ज करा दी थी, और आने वाले समय में जो ये मुलाकात हो रही है, ये ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट जो बदलना होगा, इसको थोड़ा सा समझाइए ना, क्या ट्रीटमेंट गड़बड़ हो रहा है? देखिए, ट्रीटमेंट का गड़बड़ यही है प्रवीण जी, कि हर एक व्यक्ति की एक बेसिक जो ह्यूमन डिग्निटी होती है, एक किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का एक बेसिक जो है तरीका होता है। और जाहिर है कि ये जो अप्रवासी जो भारतीय हैं, अवैध तरीके से मानता हूं कि वो चले गए एक साजिश में, अपनी आर्थिक तंगियों, मजबूरियों और बेहतर भविष्य की कामना के साथ वो प्रविष्ट हो ही गए, लेकिन उनके साथ कुख्यात आतंकियों की तरीके से, अपराधियों की तरीके से पैरों में बेड़ियां डाल करके, हाथों में हथकड़ियां डाल करके, टॉयलेट इत्यादि न भी जाने देना, इस तरीके का बर्ताव क्या किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र को यह शोभा देता है? जाहिर है बिल्कुल नहीं शोभा देता। और भारत और अमेरिका के संबंध में जब हम ये कहते हैं कि ये साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बने हुए संबंध है, और अमेरिका का संविधान वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमारा संविधान वी द पीपुल ऑफ भारत से शुरू होता है, लेकिन हम जब पीपुल को ही रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो कि लोकतंत्र को बनाते हैं, तो हम किस आधार पर इन संबंधों के आगे बढ़ने की कल्पना कर सकते हैं? तो इसी वजह से मेरा मानना है कि अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र को अरविंद जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप पर ये प्रेशर है अपने वादों का? डिपोर्टेशंस हैं जी, ये थोड़ा संजीव जी, अरविंद जी से इसको समझते हैं, कैलिफोर्निया में बैठे हैं वो तो, और अमेरिका की थोड़ी सियासत को आजकल जरा करीब से देख रहे हैं। अरविंद सर, ये बताएं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर ये प्रेशर है कि एक, ये तो प्रेशर वाली बात हुई है, मुझे याद है कि पहले भी हुई है, लेकिन इसका अंदाज भी दिखाएं, अग्रेसिव अंदाज भी दिखाएं, वो ये भी दिखाएं कि देखो मैं ये कर रहा हूं,
उसको दिखाने के चक्कर में कुछ कड़ाई भी बरती जा रही है और कड़ा रुख भी दिखाया जा रहा है, कड़ा अंदाज, ये क्या ऑर्केस्ट्रेटेड है? प्रवीण जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये है उनका एजेंडा रहा है। इसी के जो कैंपेन हुआ था चुनाव का, उसमें उनका जो प्रमुखता थी, प्रमुख मुद्दे थे, उनमें से एक इलीगल इमिग्रेंट्स का था, और जिसको लेके वो पहले दिन से ही आगे बढ़े हैं और अभी भी उनका एग्रेशन है इस पर, और वो रहने वाला है अभी, क्योंकि उनका सपोर्टर बेस इस चुनाव में काफी ज्यादा था। ठीक है, तो मैं जो खासकर अभी एक नया सर्वे आया था, उस सर्वे में भी देखने को मिला है कि ट्रम्प सपोर्टर अभी भी काफी ज्यादा है, यंग सपोर्टर उनकी बात कर रहा हूं मैं, काफी ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजने की बात है, उससे अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी कैलिफोर्निया में जो ग्रेप का खेती होता है, यहाँ पे पूरा एग्रीकल्चर है, तो मतलब उसको लेके नेगेटिव काफी इम्पैक्ट असर पड़ने वाला, आप ये कह रहे हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। डेफिनेटली नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो काफी अभी से पड़ना स्टार्ट हो गया। यहाँ अभी एक दिन का प्रोटेस्ट था पूरे अमेरिका में, जो रेस्टोरेंट, छोटे स्मॉल बिजनेस हैं जो, उनका था डे विदाउट इमिग्रेंट, तो एक दिन बंद रखा था उन्होंने इसको लेके। अभी भी एलए है या दूसरे स्टेट कई सिटी है, वहाँ डेली इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे सीधा डायरेक्ट इकोनॉमी पे असर पड़ने वाला है, और बिजनेस सफर कर रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं। वो खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर का देखा जाए, 40% लोग अराउंड इमिग्रेंट जो है, इलीगल इमिग्रेंट, वो काम करते हैं। वो कैसे करेंगे, कैसे उनका एग्रीकल्चर का जो पूरा सेक्टर है कैसे आगे बढ़ेगा अगर इस तरह से चलता रहा? तो डेफिनेटली लोग परेशान है, चिंतित है इसको लेके, और मुझे नहीं पता आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह से शेप लेगी चीजें, लेकिन असर पड़ेगा डेफिनेटली। अस्थाना सर, यही मुद्दा आपके सामने रखता हूं क्योंकि बड़ा देखिए, चर्चा कहां से वहां तो जो हो रही है, गुडी बातें तो हो गई शुरुआत में, 2 देशों की ताकत, ये मुलाकात, वो सारी चीजें हो गई, लेकिन हकीकत तब है जब जनता वो जाने जो सचमुच वहां पर हो रहा। और यही हमारा मकसद है कि 2 नेता बैठे हैं, दुनिया की 2 बड़ी ताकतें, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, इसमें भी कोई दो राय। भारत बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत है, इसमें भी किसी को कोई संदेह नहीं, अमेरिका को भी संदेह नहीं। इन सारी चीजों के बीच में असली बात यह है कि यहां पर एक्चुअली बात क्या हो रही है, यहां पर एक्चुअली हम क्या अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती कि वो आए हैं, उन्होंने एक बहुत इमोशनल भाषण दिया, उनका पहला भाषण ही ऐसा लग रहा था कि देखो किस्मत बदल दी, अब देखो क्या करने वाले हैं, पूरी योजना उन्होंने अपने पहले ही भाषण में रख दी। हालांकि उसको बहुत इमोशनल भाषण कहा जाएगा, लेकिन उससे एक अंदाजा मिल जाता है कि उनकी दिशा क्या रहने वाली है। इसके बाद में आप भारत के दृष्टिकोण से देखें, अमेरिका बिल्कुल निश्चित तौर पर सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं सोच रहा होगा, उसके जहन में अमेरिका है, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स है, उसमें भारत एक हिस्सा है। लेकिन भारत के दृष्टिकोण में भारत प्रमुखता से है, जहां पर हम देखते हैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना, यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाएं और कई सपने देखे हैं यहाँ की जनता के लिए। इन दोनों दृष्टिकोणों से आज की मुलाकात को आप कुछ ऐसा मानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस बिंदु से ये चीजें निकल कर आएंगी, जिसके आधार पर आगे की चर्चा हो पाएगी? देखिए, मैंने 2 चीजों का जिक्र किया, 3 चीजों का बल्कि, कि एक जियोपॉलिटिक्स, जिसमें एशिया में जो रिश्ते हैं देशों के बीच में, भारत है, चीन है, और अमेरिका और चीन है, वो एक चीज हो गई। टैरिफ दूसरी चीज हो गई। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इशू है वो इमिग्रेशन का ही है, और शायद इनसे बड़ा है क्योंकि वो एक मानवीय मुद्दा है ना, व्यापार का मुद्दा नहीं है, वो मानवीय मुद्दा है। इसलिए वो इन दोनों मुद्दों से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, माना जा सकता है। और जो मैंने कहा जैसा पहले कि ऑप्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्टिक्स मतलब जो दिखता है, जैसे हमारे यहाँ भारत में हम लोग कहते हैं, हम लखनऊ वाले हैं तो लखनऊ में हम लोग कहते हैं जो दिखता है सो बिकता है। क्या बात है। तो जो दिखाना है वो बेचना है। तो ये, और जो जैसा अगेन मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ
कि अगर कोई नेता दिखाता नहीं है कि क्या कर रहा है, तो वो बिक नहीं पाता है और फिर वो जो है लोकतंत्र है, लोग वोट देते हैं, उसको चुनते हैं, तो वो शायद चुना नहीं जा पाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पे इमिग्रेशन इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अमेरिका में ये एक बड़ा इश्यू है। हम भारतीय लोग हैं, हम थोड़ा अपने लोगों को लेकर के भावनाओं में आ जाते हैं, लेकिन जयशंकर साहब ने अभी पार्लियामेंट में जो अपना एक संबोधन किया, उसमें बहुत साफ-साफ कहा कि ये अमेरिका का कानून है या उनके रूल हैं या उनका तरीका है कि वो जब भी अप्रवासी कौन से अवैध, यहाँ पे इमिग्रेंट्स नहीं है, यहाँ पे इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जब भी उनको जो है वो बाहर भेजते हैं तो इसी तरह से भेजते हैं और हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें कुछ करना है तो हम खुद जाके उनको लेकर के भारत आए, जैसा कि कोलंबिया ने किया कि उन्होंने मना कर दिया कि साहब हम अपने जहाज आपके जहाज अपने यहाँ नहीं उतरने देंगे और फिर उन्होंने अपना जहाज भेजा जिसपे वो अपने लोगों को वापस लेके आए। तो ये एक तरीका है। अब इमिग्रेशन की अगर आप बात करें, और मैं अभी हमसे पहले जो भाई साहब बोल रहे थे अरविंद जी से पहले, उनसे मैं थोड़ा सा असहमत हूँ कि संजीव श्रीवास्तव जी संजीव जी से जी। कि जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अप्रवासी हैं, उसमें से ऑफ कोर्स जो वैध तरीके से वहाँ गए हैं और जो बहुत बड़ी आबादी है अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी, वो लोग, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अवैध गया है, वो हमारे भारत में भी जो अवैध बांग्लादेशी घुसता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं? आप सोचिए, जब पकड़ में आता है या हम अगर नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं कह पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो कहते क्या हैं? हमारी भावनाएं उनके लिए क्या हैं? आप इसको सोचिए। तो ये भावना जो है, ये दुनिया भर में खास तौर पर जो कुछ इस्लामी यही देश अस्थाना हैं सर और जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल यही बात हो चुकी है, ये पैनल पे हुई थी, लेकिन फिर भी संजीव जी का आपने क्योंकि उनका एक पॉइंट लिया तो वो कहना भी चाह रहे हैं, उन्होंने फिंगर भी रेज की। अब दोगुनी होगी रफ्तार, अब जो आगे के संकल्प हैं उनको और मजबूती से पूरा किया जाएगा। और देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे तो उन्होंने शुरुआत की कि हम ट्रेड पर, बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। उन्होंने जिन चीज़ों पर हम बड़ा लंबा डिस्कशन कर रहे हैं कि हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन ये दोस्ती बहुत वैल्यूएबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही मैं कह रहा था कि कोई भी नेता हो, जैसे जो बाइडन थे, नहीं उतनी गर्मजोशी देखने को मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद भारत और अमेरिका के संबंध चलते रहे। और किसी भी देश के संबंध, जो म्यूचुअल रिलेशन होते हैं, बायलैटरल टॉक्स होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे दो संबंधों से सिर्फ नहीं चलते। हाँ, ये भी सही है कि जब दो नेताओं के आपसी संबंध में मजबूत होते हैं तो ये गर्मजोशी देखने को मिलती है, जो आपको देखने को मिल रही है। और जाहिर तौर पर कई पॉलिसीज़ पर, कई डिसीजंस पर इसका फर्क पड़ता है। और ये उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी को भी है। वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाना ये भारत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। वो भारत के हित की वजह से गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ये जानते हैं कि उनके जो सपने हैं, जो उन्होंने वादे अमेरिका की जनता से किए हैं, उस लिहाज से भारत के साथ ये दोस्ती उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। तो अपने अपने हित होते हैं और इस सब के बीच में एक दोस्ती भी होती है। इसी को आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस सब पर अस्थाना सर अपनी बात को रख रहे थे जिस बीच में ये बातचीत शुरू हुई। आप अपनी बात भी कह सकते हैं और ये दोनों की जो बातचीत हुई है इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो अस्थाना सर कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अभी जो ऐसा ट्रम्प साहब को हमने सुना तो वो तो एक दो सेंटेंस सुने, लेकिन अच्छी बात कही उन्होंने कि दोस्ती को वैल्यू करते हैं। और फिर हमारे मोदी जी ने जो है जो बात कही, वो दोनों देशों के रिश्तों को उन्होंने जो है उसकी थोड़ी ऐतिहासिकता पे बात की और उसके बाद कहा कि हम इसको कैसे आके ले जाएंगे और कैसे 140 करोड़ लोग जो है वो इस दोस्ती की तरफ देख रहे हैं और उनको उम्मीदें हैं और अमेरिका को भी उन 140 करोड़ लोगों से सहयोग मिलेगा। इस तरह की बात उन्होंने की, बहुत अच्छी बात कही। और ये एक स्टेट्समैन वाली बात होती है कि जो मुद्दों से ऊपर उठकर बात करना और जनता की बात, जनता के साथ जो रिश्ते हैं, जनता से जनता के रिश्ते हैं, उनकी बात करना।
बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे और जो एक बड़ा मसला है जो यहाँ पे उठेगा ही उठेगा, और जैसा हम सारे लोगों ने पीछे भी बात की, टैरिफ तो ठीक है, वो जहाँ रहेगा वहाँ रहेगा, इमिग्रेशन का मसला। और इमिग्रेशन का मसला जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत में उसका महत्व सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि अमेरिका में एक जो अमेरिका की पूरी तरक्की का एक कहने साक्षी नहीं बल्कि सहयोगी जो है वो हमारे भारत का एक बड़ा जो प्रतिभाशाली वर्ग रहा है वो रहा है। चाहे वो अब आप देख लें, चाहे वो सत्या नडेला हो और चाहे गूगल के सुंदर पिचई हों या मास्टर कार्ड्स के लोग हों या और इस तरह के, तो ये हम करते रहे हैं वहाँ पे। इशू जो है वो जो मैं उस समय कह रहा था वो ये है कि दुनिया भर में और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे अमेरिका इंग्लैंड में बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या बात है इल्लीगल जी। ये अस्थाना सर, क्योंकि देखिए ये जो मुलाकात है ये तो अभी एक मैंने देखा कि जिस तरह से दो दो लाइनों में अपनी बातों को इन्होंने कहा है वहाँ तक सीमित नहीं है, इससे गहरा है, लेकिन इनको पता है पूरी दुनिया देख रही है तो कुछ कहना है। संजीव सर आप भी, मैं अब क्योंकि क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ तो आपका एक बहुत शॉर्ट कमेंट सभी का चाहूँगा। और आपने, मैंने ये 1 बजे भी बात कही थी, 4 बजे भी आपसे बात कह रहा हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कीमती समय इंडियन टाइम के हिसाब से निकाला। बाकी मेहमानों को भी धन्यवाद, लेकिन आपके लिए मेरे लिए चुनौती थोड़ी ज़्यादा थी। तो मुझे बताएं कि आपने इस मुलाकात को कैसे देखा, ये दोनों को सुना, इस पर आपकी टिप्पणी एक संक्षेप में। ये देखिए, मुझे लगता है कि ये जो वक्तव्य दिए गए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसको कि हम चर्चा कर भी रहे थे। जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत को बनाने का विजन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो विजन है वो मेक अमेरिका ग्रेट का बनाने का विजन है। उनका जो अप्रोच है अमेरिका फर्स्ट का है, तो हमारा इंडिया फर्स्ट का है। लेकिन जो दोनों देशों के बीच में ये जो एक अपने अपने राष्ट्रों के हितों को बढ़ाने की जो भावना है उसमें टकराव नहीं है। वो इसका कारण यह है कि दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और जैसा कि मैंने कहा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो वक्तव्य था वो जाहिर है कि बिल्कुल उसी सेंटिमेंट पर उन्होंने अपनी बातें रखी कि यदि कभी जो दोनों राष्ट्रों के बीच में कभी कोई विषय आते भी हैं तो दोनों ही राष्ट्र उसको एक मित्रतापूर्ण तरीके से उसका रेजोल्यूशन निकाल लेते हैं। और मेरा ऐसा मानना है ना कि ये जो अभी हाल के समय का मैं अवश्य इस पे जिक्र करना चाहूंगा और मैं अस्थाना साहब से सम्मान के साथ उनसे असहमत हूँ कि ये जो विषय आया है ये बहुत गंभीर विषय है। और ये जो लोग आए थे ये कोई कुख्यात अपराधी या आतंकी नहीं है कि जिनको कि ग्वांटानामो बे में भेजे जाने वाले कैदियों की तरीके से व्यवहार किया जाए, उनके पैरों में जो है जंजीरें डाल करके और हाथों में हथकड़ियां डाल करके और खाने पीने की व्यवस्था भी न करना, टॉयलेट न जाने देना, इस तरीके का व्यवहार तो शायद अपराधियों के साथ भी ठीक तरीके से मुझे नहीं ये किया तो जाता समझ में होगा। आ गया कि तो अगला कभी मुझे इस पर डिस्कशन करना है, इस पर मेरा भी अपना एक मत है, लेकिन वो मैं नहीं रखूंगा कि उसका समय नहीं है। लेकिन अस्थाना सर और आप दोनों को मैं साथ में रखकर इस पर, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां तक इलीगल इमाइग्रेशन का प्रश्न है तो भारत भी इलीगल इमाइग्रेशन के विरोध में है। लेकिन भारत सिर्फ इतना चाहता है, हम भी, हमारे पास भी इलीगल इमाइग्रेंट्स बहुत हैं, हम भी उन्हें डिपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो भी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया हो उसमें बेसिक जो ह्यूमन ट्रीटमेंट हो, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को, एक मानवीय गरिमा का ध्यान अवश्य ये रखा ठीक जाए। है, और आपका ऐसी हम कहना अपेक्षा ठीक है, करते लेकिन हैं कि अरविंद सर अमेरिका से जो ऐसा बात हो रही थी और उन्होंने कहा एक दबाव है, दिखाना भी है, करना ही नहीं, दिखाना भी है, ये बताना, तो जताते वक्त कई बार एग्जैजरेट होती हैं चीजें, ये भी बात सही है, तो हो सकता है कि उसलिए, लेकिन अब देखते हैं कि कितना एड्रेस होगा, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया पर अपोजिशन की तरफ से या अन्य लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर इस बात को लेकर बड़े हमले हुए थे। तो क्या मैसेज जाता है इस मुलाकात के बाद, ये देखना दिलचस्प होगा। अरविंद सर, चलते चलते आप अपना कोई टिप्पणी इस पर रखना चाहें, दोनों नेताओं ने जो कहा तो वो भी आप संक्षेप में रखें। जी, तो मैं यही कहूंगा यहाँ पर कि देखिए दोनों नेताओं की पर्सनालिटी बिल्कुल एक जैसी है। दोनों नेता बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। आप कभी भी देखें ट्रम्प का कभी भी मीटिंग होता है, कभी पब्लिक मीटिंग में आते हैं, बहुत ही गर्मजोशी से सभी से मिलते हैं। वैसे ही मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कभी भी कहीं भी जाते किसी से मिलते हैं, बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। डेफिनेटली जो मुलाकात हुई है ये
आने वाले समय में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत जरूरी था ये भारत से प्रधानमंत्री का अमेरिका आना, वो इसलिए कि जो डिपोर्ट किए गए थे पिछले दिनों भारत के लोग, उसमें सेकेंड टाइम कहीं उसी तरह से परिस्थितियां ना बने जिस तरह से हैंडकफ के साथ किए गए थे लोग। डिपोर्ट तो किए जाने हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, डिपोर्ट किए जाने हैं यहाँ से। लेकिन अब किस तरह से डिपोर्ट किए जाएंगे आने वाले समय में, वो देखना होगा और इस मुलाकात का क्या परिणाम निकलता है वो निश्चित ही देखने को मिलेगा। रात 1 से 4 बजे तक एक बहुत ही शानदार पैनल मेरे साथ जुड़ा। मेरे साथ संजीव जी, अस्थाना सर और अरविंद जी, जिनको तीनों को आप देख रहे हैं वो तो जुड़े ही, पूर्णिमा नाथ जी, शायन कृष्णा भी मेरे साथ जुड़े थे और मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह भी लगातार मेरे साथ बने रहे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बहुत शानदार मुलाकात रही है प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और इस मुलाकात में हमने देखा किस गर्मजोशी से दो दोस्त सामने आए दुनिया के और उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।